इंटरनल मोबिलिटी में आपको पाकिस्तान से बाहर भेज दे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं जाना। क्योंकि देखो पाकिस्तान से बाहर आपकी जो अश्योरेंस में आप काम करते हो, उसकी एक वर्थ है जो पाकिस्तान से बाहर आपको आपको इन कैश होती है, ठीक है, बड़ी फर्म्स आपको बुला लेती हैं। यूनिलीवर में काम करना बाहर फिर जाने वाला मसला होता है, ठीक है, बाकी तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम शुरू करते हैं भैया। ये हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास है नए बैच की, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पुराने भी बैठे हुए हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन दोनों के लिए बराबर है क्योंकि कोर्स में बहुत चेंजेस आई हैं, ठीक है। कोर्स पूरा अपसाइड डाउन कर दिया आई कैप ने। अपसाइड डाउन करने का मतलब है वेटेज जो है ना, उन्होंने क्लियर कर दिया कि इस एरिया की ये वेटेज होगी, और मेरे हिसाब से जो नया कोर्स है जिस तरह की उसकी वेटेज है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन जो है वो कोर्स बन गया है, ठीक है। बहुत इंसाफ हुआ है, मतलब जिस एरिया को जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उस एरिया को उतने मार्क्स मिले, अनड्यू किसी एरिया को ज्यादा नंबर नहीं मिले, या किसी बड़े एरिया को जो है ना डिप्राइव नहीं रखा गया, ठीक है जी। सेम इज द केस विद मीजान यार, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा जोहा, सेम इज द केस विद मीजान, ठीक है। मीजान में काम करना शायद यूनिलीवर से भी एक स्टेप आगे हो, अच्छा हो, ठीक है ना। मीजान में जिसके पास है बैंकिंग सेक्टर से अलग सेक्टर में, अगर तुम आर्टिकल्स ही तुमने बैंक में किए हो तो बहुत मसला होगा आगे जाके। लेकिन मीजान एक इस्लामिक बैंक है, ठीक है, और मतलब क्योंकि मैंने थोड़ा इस्लामिक फाइनेंस पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ इस्लामिक फाइनेंस में जो सबसे कटर व्यू लेते हैं ना सूद के बारे में, वो दो मसालिक हैं, एक है अहले हदीस और एक है बोरी बोरी कम्युनिटी। ये दो जो है ना वो सूद के मामले में बाकी मसलकों के मुकाबले में बड़ा सख्त स्टांस लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के सारे मसलकों में कुछ ना कुछ गुंजाइश है, तो अगर कोई बंदा इन दो मसालिक से वाबस्ता है उसके लिए शायद इसमें आराम का या मकरू का कंपोनेंट नजर आए, अदरवाइज बाकी लोगों की नज़र में एक रीजनेबल इस्लामिक बैंक में काम करना मसले वाली बात नहीं, ठीक है जी। क्योंकि देखो मतलब इस पर कभी किसी और दिन बहस करेंगे कि इस्लामिक बैंक और नॉर्मल बैंक में फ़र्क क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से मीज़ान इज़ अ गुड ऑप्शन। नेशनल क्लियरिंग में डिपेंड करता है बेटा आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस डिपार्टमेंट में काम करोगे। खाली नेशनल क्लियरिंग के फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करना फजूल है। नेशनल क्लियरिंग अगर आपको अपने ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में लेके जाता है, ठीक है जी, आपको जो सेटलमेंट डिपार्टमेंट है उसमें लेके जाता है, तो आपको पता चलेगा मार्जिन फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है जी। इस तरह की चीजें आपको पता चलेंगी, प्रोडक्ट्स पता चलेंगी, क्लियरिंग हाउस का कॉन्सेप्ट पता चलेगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है जी। तो पहले हम देखते हैं जरा हमारे कोर्स में क्या है, देन फिर क्लास के एंड पे हम 15-20 मिनट इस चीज के रख लेंगे कि आर्टिकल्स में आपको करना क्या चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी सर, देखिए ये कोर्स जो है वो शायद मतलब लोग कहते हैं लॉ का कोर्स बड़ा है, लॉ में नंबर ऑफ टॉपिक्स जो है वो नंबर ऑफ लॉस काफी ज्यादा है, लेकिन जितने भी पढ़ाने वाले तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें कहेंगे कि FFR नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बड़ा कोर्स है, ठीक है जी। क्योंकि इसके अंदर आपको इतनी सारी चीजें पढ़नी है, इतनी सारी चीजें पढ़नी है कि मिसाल एक छोटी सी दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा स्टैंडर्ड है जिससे जो आज हम शुरू करेंगे IFRS 15, ये हमारी 20 क्लासेस खा जाएगा, 20 क्लासेस खा जाएगा हमारी, ठीक है ना। अगर मैं देखता हूँ IFRS 9 वो कोई 34-35 क्लासेस हमारी खा जाएगा, ठीक है जी। और क्योंकि आप उसको कवर करोगे पूरा, अब ये नहीं है कि ये आगे आप जाके पढ़ोगे, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला सीन नहीं है, ठीक है ना। जो चीज आपके पास है लाल किताब में लिखी है वो सब कोर्स, ठीक है जी। तो ये मतलब लास्ट फ्रंटियर है, इसके आगे कोई ये नहीं है कि ये आप MSA में पढ़ोगे, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, जिसका FFR वीक उसका ऑडिट वीक, जिसका FFR और ऑडिट वीक उसका MSA 1 वीक, ठीक है जी। ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जितना ऑडिट पढ़ाने वाले लोग मार्केट में पढ़ाते भी हैं वो ये सोच के चल रहे होते हैं कि आपको अकाउंटिंग की चीजें आती हैं, ठीक है जी। IFRS 2 आपको अगर प्रोसीजर्स पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको पता है कि IFRS 2 उसको पता है कि आता है आप, ठीक है जी। ये इतनी नॉलेज है आपके पास, तो अगर ये वीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपका ऑडिट भी वीक, आपका MSA 1 भी वीक, ठीक है जी। MSA 1 का जनरल रिजल्ट कितना होता है? 60-70% रिजल्ट होता है MSA, ठीक है। MSA 2 का थोड़ा कम है, लेकिन MSA 1 का अराउंड 60-70% रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि आप वहां जाके कोई नई चीज नहीं कर रहे हो, जो चीजें आपने इस लेवल पे सीखी है वहीं आप जाके परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसी में से चीजें आ रही है। MSA 1 का कंसोलिडेशन का सवाल शायद कैफ के कंसोलिडेशन के सवाल के बराबर होगा, इतनी आसान चीजें उधर। तो सर फिर उसको रखने का लॉजिक क्या है, ये मैं भी ICAP से पूछता हूँ कि MSA रखने की लॉजिक क्या है। लेकिन MSA में और नॉर्मल पेपर में फर्क ये है
कि एमएसए में आप कैलकुलेशंस के साथ साथ नरेटिव बात करोगे। वो आपको कहेगा भाई इस कंपनी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख के दो, डिस्क्राइब करो, ठीक है जी, एलैबोरेट करो कि भाई अकाउंटिंग में गलती कहाँ हुई है, ठीक है जी। तो आपको अंग्रेजी लिखनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या करना है, कोर अकाउंटिंग करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके सर पेपर के ना टोटल 4 हिस्से हैं, ठीक है। पेपर के 4 हिस्से हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये लास्ट टाइम तक कोर्स में था 30 से 35 मार्क्स, अब इन्होंने कितने कर दिए, 20 से 30 मार्क्स। इसकी औकात इतनी ही है, एक सवाल इससे बनना चाहिए बस। एग्जामिनर की मजबूरी होती थी, एक बड़ा सवाल बनाता था, फिर कहीं एडजस्टमेंट्स भी दे देता था। अब इससे एक ही सवाल बनेगा, एक ही सवाल बनेगा, एक बड़ा सवाल बनेगा, ठीक है जी। कंसोलिडेटेड, अच्छा मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास इसको नोट भी करते जाएं, ताकि आपको पता चलता जाए कि जी कोर्स में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है जी। तो सर अच्छा एक बात बताओ, जो लोग क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उनके पास 2 स्क्रीन आ रही है, एक स्क्रीन आ रही है? ऑनलाइन जो ले रहा है, 2 का मतलब है 2 स्लाइड्स आ रही हैं तुम्हारे पास, 2 स्लाइड्स आ रही है। नहीं, एक मेरी तस्वीर को छोड़ दो बस, सही से समझ गया मैं। देखिए सर, इसके अंदर स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं? इसके अंदर जनाब कोई 7 स्टैंडर्ड्स हैं, 7 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ 7 स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने कवर करने हैं, ठीक है जी। कंसोलिडेशन जो है वो मैं फिर आपको बता दूं, जितना आप लोगों ने कैफ में कवर किया है, हम यहाँ उसको कवर करेंगे शुरू की 2 क्लासेस में। कितनी? 2 क्लासेस के अंदर, यानी जो आपने कैफ में कवर किया है 20-25 क्लासें लगा के, यहाँ 2 क्लासों में 2 बड़े सवाल करा के कवर करा दिया जाता है। उसके बाद आगे से चीजें शुरू होती है, ठीक है जी। अब सही हो गया? अब सही हो गया, चलो। तो सर ये आप लोगों ने लिखते जा रहे हैं सर। मेरे पास यहाँ जो है वो तकरीबन कोई 7 के करीब स्टैंडर्ड्स हैं। सर कैश फ्लो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ये कंसोलिडेटेड कैश फ्लो है, कौन सा? अच्छा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कैश फ्लो बनता कब है? अच्छा ये एक चीज और नोट कर लेना, अगर कैफ के कॉन्सेप्ट बने हुए नहीं है तो हमने बेसिक कंसोलिडेशन के 10 लेक्चर जो है वो अपने पोर्टल पे अपलोड किए हों। जिसकी बेसिक्स अच्छी है वो आगे से शुरू हो जाना, जिसकी बिल्कुल बेसिक वीक है वो 10 लेक्चर्स पहले देख लेना, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं कि चीजें हैं ठीक ठाक ज्यादा है, ठीक है। तो जो 2 क्लासेस में लेता हूँ उसके अंदर इतनी बेसिक समझ आ जाती है कि आप आगे से कनेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। नहीं, कैब का रजिस्टर घुमाने की कोई जरूरत, जो चीज आपको घुमानी है मैं आपको खुद घुमाऊंगा, ठीक है ना। आपको खुद से घुमाने की कोई जरूरत नहीं होगी। कैब की चीजें भी मैं रिवाइज करवा दूंगा उसको, 2 की जगह हम 3 क्लासें ले लेंगे यार, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी सर, सर कैश फ्लो 25 मार्क्स का आता है, कितने का? 25 मार्क्स का। कौन सा कैश फ्लो? कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। मुझे बताओ कंसोलिडेटेड कैश फ्लो कब बनता है? कंसोलिडेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद मसले होते हैं उसके अंदर, कोई सब्सिडरी ड्यूरिंग द पीरियड एक्वायर की है, कोई डिस्पोज की है, इस तरह की ट्रांजैक्शंस आएंगी। तो एक नॉर्मल कैश फ्लो की नॉलेज होना जरूरी है। इसके अंदर एडिशनल एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पढ़ोगे, ठीक है जी। अच्छा जी, जॉइंट ऑपरेशंस, जॉइंट ऑपरेशंस सर ये एक नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे यहाँ पे जो आपने पहले नहीं पढ़ा, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन ज्वाइंट ऑपरेशंस आप पहली दफा पढ़ोगे। ज्वाइंट वेंचर तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ज्वाइंट ऑपरेशंस की एग्जांपल क्या होगी? मिसाल के तौर पर पीएसओ या पीएसओ से ओजीडीसी और पीओएल। पीओएल कौन सा? पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर काम करती हैं, ऑयल एक्सप्लोर करती हैं, डिफरेंट जगहों पे खड़े करके देखती हैं तेल है या नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ड्रिलिंग एक्सरसाइज होती है, ये दोनों अगर मिलके कर ले तो? क्योंकि देखो उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। खड्डा किया तेल नहीं निकला तो पूरा नुकसान एक बंदे का। व्हाट इफ के 2 लोग मिलके काम कर लें तो नुकसान शेयर हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा। तो सर इस तरह की चीजें होंगी ज्वाइंट ऑपरेशंस, ठीक है जी। ये कोई एंटिटी नहीं बनाएंगे हम, ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है जी। तो हमने वो देखना है कि सर इसमें किस तरह का काम होगा। म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल ही सेपरेट चीज है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड्स में ये होता है कि एक बंदा आपसे पैसे ले लेता है सबके, ठीक है, और फिर वो करता ये है कि वो आगे इन्वेस्ट करता है, उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता।
इन्वेस्ट वो बंदा कर रहा होता है जिसको आपने पैसे दिए होते हैं। यहाँ कंट्रोल आपके पास होगा ज्वाइंट ऑपरेशन, ठीक है ना। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये क्या है भाई जी? व्हाट इज मेंट बाय सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक पेरेंट है एक सब्सिडरी है, ऐसे ही तुम लोगों की नॉलेज टेस्ट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये चीजें डिस्कस करना। एक पेरेंट एक सब्सिडरी, एक ग्रुप में दो ही एंटिटीज हैं, मुझे बताओ एज पर IFRS कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे? सब्सिडरी अपने बनाएगी और पेरेंट अपने बनाएगी और एक और अकाउंट्स बनेंगे, कौन से? बस सर यही गलत पड़ा है। पेरेंट की जिम्मेदारी सिर्फ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स बनाने की, अपने अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है एज पर IFRS। हाँ, लेकिन IFRS में एक स्टैंडर्ड है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड है पेरेंट के अपने अकाउंट्स बनाने का, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कब अप्लाई करना है, जब लॉ कहे आपसे, लोकल लॉ आपसे कहे। तो मुझे बताओ पाकिस्तान का लोकल लॉ पेरेंट को कहता है कि सेपरेट अकाउंट्स बनाने? हाँ कहता है। तो बताओ ये ग्रुप पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा तो कितने अकाउंट्स बनाएगा? 3 अकाउंट्स। पेरेंट अपने भी बनाएगा, किसके हिसाब से? IAS 27 के हिसाब से, ठीक है जी। सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, किसके हिसाब से? IAS 1 के हिसाब से। और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे किसके हिसाब से? इन दो स्टेटमेंट्स के हिसाब से। याद रखना ये IAS 27 सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सिर्फ एक ग्रुप में पेरेंट एंटिटी के अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए है। ये नॉर्मल केस में अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मल केस का मतलब एक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, वो IAS 27 के हिसाब से नहीं बनाएगी। IAS 27 कब अप्लाई होगा? जब एक ग्रुप में एक पेरेंट कंपनी उससे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने एज पर या द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, ऐसा। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? जो कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बता सब्सिडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी वो कौन सी है? पेरेंट जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा वो कौन सा है? वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। मुझे बताओ जितनी भी कंपनीज अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उनको इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं, लेकिन पेरेंट कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी उसको हम क्या कहेंगे? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन दोनों में फर्क याद रहेगा, ठीक है। जहां लिखा हो स्टैंडर्ड में हेडिंग डली हो एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो याद रखना ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है? पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट्स की बात कर रहा है, ठीक है जी। बाकी जितनों को इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं अपने अकाउंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल अकाउंट्स। दोनों का कॉमन नाम क्या है? स्टैंड अलोन अकाउंट्स। क्या कहेंगे? दोनों के लिए कॉमन नाम क्या है? स्टैंड अलोन अकाउंट्स की दो टाइप्स है, कौन सी? इंडिविजुअल्स जो हर कंपनी बनाएगी, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो किससे बनाने? पेरेंट ने बनाने। क्लियर है? ये टोटल कितने मार्क्स है हमारे पास? 20 से 30 नंबर। IFRS 9 हमारा सबसे बड़ा एरिया होगा, ठीक है ना, जिसमें इस दफा शायद 35-36 क्लासेस जाए। दूसरे नंबर का बड़ा एरिया हमारा क्या होगा? कंसोलिडेशन, ठीक है। ये इस पे जाएंगी तकरीबन 25 से 30 क्लासेस, ठीक है। डन है? कर लिया कॉपी? सर फिर हमारे पास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IFRS 9, इसके मार्क्स है 30 से 35। ये कंसोलिडेशन से ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, ठीक है जी। सर इसको इतने मार्क्स दिए क्यों? पहले इसके मार्क्स काफी कम थे, अब बढ़ क्यों गए? रीजन क्या है इसके बढ़ने का? क्या रीजन है? देखो यार, इसके अंदर जो चीजें दी हुई हैं उनका मॉडर्न वर्ल्ड में अब इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। जितनी तेजी से फाइनेंशियल मार्केट्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है जी, जितनी तेजी से इवन छोटे लोग भी अब फाइनेंशियल मार्केट्स में घुस गए हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या हो गई है? ठीक ठाक बड़ी हो गई है, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको क्रिप्टो के ऊपर स्टैंडर्ड्स नजर आएंगे, ठीक है जी, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, ठीक है जी। क्रिप्टो करेंसी को अभी करंटली जो है वो इंटेंजिबल एसेट के तौर पे देखा जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन इसके ऊपर अलग से स्टैंडर्ड बन रहा है। तो आइंदा आने वाले दिनों में ये ठीक ठाक जो है ना वो, अच्छा चेंजेस इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज नहीं हुआ। आई कैप ने क्या किया है? एक प्लेट में आलू और सब्जियां पड़ी हुई थी, अलग अलग प्लेटों में डाल दी उन्होंने, कहा ये प्लेट इतनी, ये प्लेट इतनी। आलू सब्जियों में कोई तब्दीली नहीं है, सेब का साइज उतना ही है आज भी, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में चैप्टर्स हैं कितने? 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी, 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 है, 32 और 7 है, ठीक है, ये डिस्क्लोजर के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है जी। फिर हमारे पास IAS 36 है, इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो किसी लिहाज से भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ डाल दिया इसको। क्यों डाला है सर जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं है? सिर्फ इसके अंदर एक चीज कवर होती है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड सब्सिडरी,
तो उसकी इंपेयरमेंट IAS 36 में डील होगी, ठीक है। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 5% शेयर्स हैं, उसकी इंपेयरमेंट IFRS 9 में, 15% शेयर्स हैं IFRS 9 में, 20% शेयर्स हैं, एसोसिएट बन जाएगा, अब उसकी इंपेयरमेंट कहाँ टेस्ट होगी? IAS 36 में, ठीक है जी। तो IAS 36 को इंक्लूड क्यों किया है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स और इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी की इंपेयरमेंट के लिए, ठीक है जी। IAS 21 तो आप सबको पता है। ये 4 स्टैंडर्ड हमारे मार्क्स कैरी करेंगे कितने? 30 से 35। इसका मतलब है इस पे 20-20 नंबर के, 20 और 15 नंबर के 2 तगड़े सवाल बन के आ सकते, ठीक है ना। 20 और 15 नंबर के 2 तगड़े सवाल बन के आ सकते, अच्छे सवाल बन के आ सकते। रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, हाँ, शुरू की 3-4 क्लासेस की। आधा पेपर इसी में, बिल्कुल सही कह रहा है सर, आधा पेपर इसी के अंदर है। IFRS 9 में सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ जी जनाब। बड़े स्टेप कर लिया कॉपी जी मेरा बच्चा। IAS 36 पे एज हाई एस 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, और कोई दूर नहीं कि कोई 2011 में आया था, नहीं नहीं नहीं, ये 2017-18 में आ चुका है, ठीक है। IFRS 9 पे पिछले 2 दफा जो सवाल हैं दोनों 20-20 मार्क्स के, ठीक है ना। तो दिमाग में रखना कि इन पे बड़े सवाल अलग से बन के आएंगे। हाँ, IAS 21 पे कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन IAS 21 कंसोलिडेशन के साथ मिला के पूछ लेता है, पूरी सब्सिडरी दे देता है फॉरेन करेंसी में, ठीक है जी। अच्छा जी, अजहर इसको क्लास के एंड पे डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, फिर हमारे पास है सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स। ये 25 से 30 मार्क्स हैं, इसके अंदर है तकरीबन कोई 8-9 के करीब स्टैंडर्ड्स। ये लंबी पंचायत है। इसके मार्क्स कितने हैं? इसके मार्क्स हैं 25 से 30, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अदर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसमें स्टैंडर्ड्स कौन से हैं? IAS 19, IFRS 2, नॉन करंट एसेट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, लीजेस, इनकम टैक्सेस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स और इंटरम फाइनेंशियल। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? इसमें आप लोगों ने ये पढ़ा है कोई 20%, ये पढ़ा है कोई 20%, ये पढ़ा है आपने कोई 30 से 35%, नीचे जो आप पढ़कर आ रहे हो FAR 2 में, FAR 1 में, बाकी आपके लिए सब नया है। EPS रिमूव हो गया बेटा सिलेबस में से। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, जो चीजें यहाँ से रिमूव हुई हैं पढ़ेंगे वो भी हम, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि कुछ कुछ मतलब, एक तो उन्होंने रखा हुआ है कि जी पुराने चीजों से हम चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है ना। पढ़ना तो वो भी है, ठीक है ना, लेकिन वही कि उसमें लिमिटेड चीजें हम पढ़ेंगे जो हमारे लिए मतलब इन इन टॉपिक्स के साथ इम्प्लीकेशंस कैरी करती है। बता रहा हूँ बेटा, हम आज सब बता रहा हूँ मेरा बच्चा, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ यार। EPS के लिए ना मसला ये होगा, कुछ लोगों ने तो EPS पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ लोग जब पुल के इस तरफ आए तो EPS उस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो EPS जो है हम कवर करा देंगे, पूरा कवर कराएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की एक प्रैक्टिकल लाइफ में मसला नहीं हो आपको, ठीक है। अच्छा, आप कितने % कोर्स पढ़ाएंगे? मैं कोर्स पढ़ाऊंगा 100%, ठीक है सर। सारे स्टैंडर्ड्स आप पढ़ाएंगे? हाँ, सारे स्टैंडर्ड्स में खुद पढ़ाऊंगा सर। फिर सर आकाश क्या पढ़ाएंगे? उनका रिकॉर्डेड वर्जन आपको मिलेगा, ठीक है। उनका उनका रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा, और मोस्ट प्रॉब्ली हम उनका अलग पैरेलल बैच पढ़ा दें, ठीक है ना। अलग पैरेलल बैच का मतलब है आप एक फीस में 2 टीचर से पढ़ लेंगे, लेकिन ये पूरा कोर्स 100% मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। जिससे मुझसे पढ़ना है 100% कोर्स में कराऊंगा, ठीक है। सर वो 1-2 स्टैंडर्ड तो शेयर करेंगे, नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, उनका अलग बैच चलेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको पोर्टल खोल के दिखाता हूँ, हमारे पास FFR के 458 लेक्चर लगे हुए पोर्टल पे, पूरा कोर्स उसने भी पढ़ाया हुआ, मैंने भी पढ़ाया हुआ। अब जिसको जिस जगह से पढ़ना होता है बच्चे ने वहां से पढ़ लेते, खत्म, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। जी जनाब, बढ़े आगे, कर लिया कॉपी। फिर सर हमारे पास है एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आसान रास्ता था, ठीक है ना।
अब भी आसान दस्ता है, इसमें स्टैंडर्ड्स कितने पता है? 5 चीजें इसके अंदर। ये क्या है सर? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं। ये आपने जो है ना वो पढ़ के जाने, तो सर इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत थी, या क्या ये नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हट के? नहीं यासिर बिल्कुल आ रही है बेटा। क्या ये अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बिल्कुल हट के? नहीं हट के। सर इनके अपने रूल्स हैं, ये आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनते। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बनते हैं, सिवाय आखिरी वाले की। इसके लिए IAS 26 है। लेकिन ऊपर वाले जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनकी अपनी प्रोनाउंसमेंट्स हैं। ठीक है, आई कैप ने कुछ टाइम पहले ना स्मॉल एंड मीडियम एंटिटीज जो है ना वो ऐड की। स्लाइड स्टक हो गई है, कहाँ आ रहा है पॉज? ये कैसे खुलेगी? अल्लाह अकबर, सॉरी बेटा, बच्चा सही कह रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब अपसाइड हो गया, अपसाइड हो गया बेटा। तो ये है सर मेरे पास 4 चीजें जिनके अपने फाइनेंशियल, मैं बता रहा था एसएमईज आई के अपने कोर्स में डाला। लोगों ने कहा एसएमईज पे तो सवाल क्या पूछेगा? अच्छा, एसएमईज पे कोई स्टैंडर्ड्स इस तरह के कि आपके स्टैंडर्ड्स हैं फुल स्टैंडर्ड्स, छोटी कंपनीज के स्टैंडर्ड्स में कुछ रिक्वायरमेंट्स गायब है। ठीक है जी, जैसे रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट गायब है उधर। ठीक है जी, इस तरह सर बहुत सारी चीजें, बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स गायब हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएमईज में कौन सी चीजें गायब हैं। आई कि आपने 12 मार्क्स का सवाल पूछा, बताओ दोनों में फर्क क्या है? कौन सी 12 चीजें गायब है? 12 मार्क्स का सवाल, कोई इसको लिफ्ट ही नहीं कराता था, हैं? हाँ, थ्योरेटिकली नहीं, इसमें कोई चीज आपसे नहीं पूछ सकता ना। छोटी कंपनी का अकाउंट्स और बड़ी कंपनी का अकाउंट से सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिर्फ डिस्क्लोजर्स का फर्क है। ठीक है जी, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का फर्क है, डेफर्ड टैक्स की रिकग्निशन का फर्क है। ठीक है जी। अच्छा जी, इंश्योरेंस कंपनीज का अपना अपना वो है, लॉ है, उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाने। बैंक का अपना लॉ है, उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स बनाने। बैंक में आपने आईएफआरएस अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी, बैंक की इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज आईएफआरएस के हिसाब से नहीं है, अपने हिसाब से। ठीक है जी, यानी बैंक कहता है कि जी जो करंट हम कहते हैं ना, एक आपने अभी बचपन में उसमें पढ़ा आईएफआरएस 9 में, एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, ऐसा ना? तो बैंक कहता है एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का मतलब है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। वो अगर 90 डेज में कोई चीज बिक सकती है तो उसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में डालो। अब ऐसा कोई रूल अकाउंट उसमें स्टैंडर्ड्स में नहीं लिखा हो। तो सर आपको अप्लाई क्या करना है? बैंक का लॉ अप्लाई करना है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो बैंक का लॉ हम अप्लाई करेंगे। म्यूचुअल फंड्स सर यहाँ लॉ के हिसाब से अकाउंट्स बनेंगे, आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंट्स नहीं बनेंगे। तो इनका मतलब इनके अकाउंट्स अलग है, दुनिया से अलग है। तो ये जो दुनिया से अलग अकाउंट्स हैं, इनमें आपने क्या करना है? चीजें समझनी है, थोड़ी सी याद करनी है। ठीक है, डिस्क्लोजर्स याद करने। कितने मार्क्स का आता है इसका सवाल? 10 नंबर का। कितने का? 10 नंबर का। 38.4 क्या है बेटा? अच्छा, ये फिर खाली लिस्ट है, ये खाली लिस्ट है। क्या मतलब? ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिन पे सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, जिसपे क्या आएगा? सिर्फ वो कहता है कि जनाब आप इसको डिस्कस करो और इसकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, लेवल 1 की नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय लेवल 1 की नॉलेज? जितना आई कैप की किताब में लिखा है उससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक है जी, ये सारे स्टैंडर्ड्स आई कैप की किताब में कोई 15 पेजेस पे कवर्ड है। ठीक है जी, तो ये हमने वहीं से कवर करना है। अच्छा, आज तक आई कैप ने जिंदगी में इन पे सवाल नहीं पूछा, ये वो उसमें ही शामिल है। 5 से 10 मार्क्स में ये 4 अकाउंट्स भी शामिल है, ये 4 अकाउंट्स भी शामिल है 5 से 10 नंबर के लिए, और माशाल्लाह ये 34 स्टैंडर्ड्स भी शामिल है। ठीक है, महावरतन का है 34। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 5 से 10। ये आई कैप का एहसान है, ये आई कैप का एहसान है कि इन्होंने इसको वेटेज कितनी दे दी? 5 से। उन्होंने औकात यही है इसकी। पहले ये था 15 से 20, तो लोगों की हालत टाइट होती थी कहीं इसमें से कुछ ना आ जाए। ठीक है जी, अब आएगा भी तो मैक्सिमम लॉस कितना है? 5 से 10 नंबर का लॉस होगा मैक्सिमम, ऐसा। बिल्कुल हसन, सही कह रहे हो।
चलो जी, एक दफा हम एक मीटिंग में बैठे हुए थे आईकैप की, उसमें तकरीबन को 15-16 लोग बैठे हुए थे। उसमें आईकैप का जो एजुकेशन का हेड है, जो ये स्टडी टेक्स्ट वगैरह बनाता है, और जो एग्जामिनेशन का हेड है, दोनों बैठे हुए थे। तो उस पर बात आई कि डेफरल अकाउंट्स क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये हमें भी तो पता होना चाहिए, वहां फर्गसन के 2 पार्टनर्स भी बैठे थे। उन्होंने कहा डेफरल अकाउंट्स है क्या? सब ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन सुना दी कि डेफरल अकाउंट्स है क्या। फिर डेफरल अकाउंट्स बनते हैं जब आपने वो सुना सर्कुलर डेट, सुना? ये गवर्नमेंट एंटिटी का दूसरे से रिसीवेबल, दूसरे को पहले को पेएबल, और तीसरे का, जो गवर्नमेंट एंटिटीज की आपस की ट्रांजैक्शंस हैं, वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं, वो कैसे बनती हैं, वो इसके अंदर आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये इतनी स्पेशलाइज्ड नेचर की चीज है कि ये बड़ी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होता है, तो आईकैप ने इसको वेटेज भी इतनी ही दी है, ठीक है। फिर इसके अंदर सर इस्लामिक स्टैंडर्ड भी है, ठीक है जी। फिर इसके अंदर 2 जो है ना वो पब्लिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, ठीक है जी। पब्लिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब गवर्नमेंट की अकाउंटिंग कैसे होगी, किसी गवर्नमेंट के इदारे की अकाउंटिंग कैसे होगी, वो इसके अंदर आएगा, ठीक है जी। तो बस सर ये ऐसा ही है, सही समझ गया, समझना ही नहीं था इसको। फिर उसके बाद सर एथिक्स भी है, ठीक है जी। एथिक्स क्या है? कोड ऑफ एथिक्स। कौन से वाले? ऑडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए? अकाउंटेंट एंड बिजनेस के लिए। वेरी गुड सर, ये 5 से 10 मार्क्स का है। हाँ ये गलती से बेटा 3 लिख दिए। हाँ वो एक कॉपी एक जगह हो गया, तो सुबह ही बैठ के बनाई है मैंने, ठीक है जी। एथिक्स आएगा सर कितने मार्क्स का? 5 से 10। क्या ये 5 से 10 लाजमी आएगा? नहीं। पिछली 2-3 अटेम्प्ट आप उठाओगे, आपको एक अटेम्प्ट में एथिक्स का सवाल नजर आएगा 4 मार्क्स का, कि सीएफओ पे दबाव डाला जा रहा है कि आपने 2 नंबर रिपोर्टिंग करनी है, तो बताओ सीएफओ को क्या करना चाहिए। इस तरह की चीजें आएंगी, ठीक है। तो आई क्या अपने मार्क्स आया नहीं करता। जिस अटेम्प्ट में आप सवाल देखो एथिक्स का आया ना, समझ जाओ, बाकी ऊपर जो उसने बजाई होगी वो आपकी सोच है, क्योंकि वो 50 नंबर ऐसे देता है कि आप निकल भी जाओ। अच्छा देखो एक चीज और लोगों के जहनों में, ये कैफ है, मैं इंशाल्लाह ताला 100 नंबर का पेपर करके आऊंगा, ठीक है जी, और मैं नॉर्मल तैयारी करूंगा, और मैं आखिरी में जो है ना वो सारी चीजें देख लूंगा। ये पॉसिबल नहीं है सीफैब में, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। ये दिमाग में रखना, आखिरी दिन रिवीजन पॉसिबल भी नहीं होता। ये इतना बड़ा कोर्स है कि एक आखिरी के 2 दिन में सिर्फ तुम्हारा कंसोलिडेशन ही घूमेगा, ठीक है ना। तो इस आसरे मत रहना कि मैं इसको इंशाल्लाह ताला छुट्टियों में शुरू करूंगा और छुट्टियों में खत्म करूंगा, नहीं। दूसरी बात, जिन लोगों का बड़ी फर्म्स में हुआ, बड़ी फर्म्स का मतलब है केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ठीक है ना, या जो है डेलॉइट, ठीक है, डेलॉइट का जो यतीम बच्चा है, ठीक है ना। ये फर्म्स हैं जिसमें काम ज्यादा है, जिसमें जनरली अंडर स्टाफिंग होती है। तो कुछ बदनसीब बच्चे ऐसे होंगे कि जो हत्ते चढ़ जाएंगे, और फिर वो ऐसे हत्ते चढ़ेंगे कि वो अगले 1 साल तक अपने घर वालों को भी नहीं देखेंगे, दिन रात उनके लगे होंगे। भाई लास्ट हमारे पास 2-3 बच्चे थे, एक का नाम बजान को जानते होगे तुम। बजान की इतनी बुरी हालत हुई बेचारे की, ठीक है, अगर वो क्लास ले रहा है तो वो एडमिट भी करेगा इस चीज को, कि वो बेचारा सांस नहीं लिया उसने, ठीक है जी। ऊपर नीचे उसकी हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है जी। कभी दिन में मतलब अगले दिन 2 बजे आ रहा है घर, 4 बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है, ठीक है ना, 3-3 दिन वहां रुक रहे हैं। तो ये हालत हो सकती है, इसलिए जो अवेलेबल टाइम हो उसमें कोई फजूलियात नहीं करना, तैयारी शुरू से रखना, ठीक है जी। ये बहुत सारे सीनियर्स आएंगे तुम्हारे पास, ओ भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी से पढ़ रहा है। ये वो लोग हैं जो इस नियत से बैठे कि जब मरने का वक्त आएगा ना, आखिरी 10 सेकंड में तौबा करेंगे, ठीक है ना। ऐसे लोगों से दूर रहे यार, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुराने जमाने में चल जाता था, जब आपकी 1.5-2 साल बाद अटेम्प्ट आती थी। अब अटेम्प्ट है 1 साल में, ठीक है जी। अच्छा जी, रिजल्ट्स भी देख लो, और रिजल्ट्स बड़ी जबरदस्त चीज है इसके अंदर, आप चेक करो। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, सुनो। ये जो 2 अटेम्प्ट थी ना, ये जो 2 अटेम्प्ट थी, इसमें आई कि आपने ऐसे सवाल पूछे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसका सर पैर नहीं था। आई कि आपने ऐसे सवाल पूछे, ओपनिंग बैलेंस दिया पीपी का, पीपी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं। आई कैप के एग्जामिनर ने अज्यूम कर लिया एंड पे भी पीपी का यही बैलेंस होगा। वो भाई डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, कुछ घिसा भी होगा, मशीनरी भी आ रही है उसमें, मतलब क्या हुआ ऐसा,
अच्छा डेप्रिशिएट हुआ होगा, शायद रीवैल्यू हुआ हो, तो वो रिवैल्यूएशन कहाँ है, डेफर्ड टैक्स के ऐसे सवाल आए, ठीक है जी। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस बराबर अज्यूम करना है, ठीक है। बैंक में गए, सूद पे पैसा लिया, डे 1 पे इंटरेस्ट पे किया। दुनिया जान में कौन सा बैंक है जो डे 1 पे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है जी। सवाल को मुश्किल बनाने के चक्करों में इन्होंने क्या किया, सवाल की सारा हिसाब किताब बैलेंस कर दिया, ठीक है। इन 2 अटेम्प्ट्स में रिजल्ट आया कम, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये भी एक थोड़ी सी ऐसी अटेम्प्ट आई कि जिसमें रिजल्ट ऊपर नीचे हुआ। यहां पर ना इस लेवल पे आई कैप ने अपॉइंट किया एक प्रोफेशनल रिव्यूअर, एक प्रोफेशनल एग्जामिनर अपॉइंट किया, ठीक है जी। प्रोफेशनल एग्जामिनर का काम क्या था, वो एक टीचर था, ठीक है। उसको आई कैप ले गया अपने पास, उन्होंने कहा भाई तुमने जो है ना आइंदा के बाद इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करना है। वो बंदा कॉम्पिटेंट है, उस बंदे ने इस पूरे सेटअप को जिस तरीके से सही किया ना, आप कंसिस्टेंसी देखो रिजल्ट्स में। इसके बाद 17 के बाद आप ये चेक करो, लास्ट 4 अटेम्प्ट चेक करो, खाली लास्ट 3 अटेम्प्ट 1/3 1/3 1/3, ठीक है जी। 1/3 1/3 और 1/3। लास्ट अटेम्प्ट में जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए 91 मार्क्स हैं उसके, कितने सर, ये आपको कहां से पता चला, एग्जामिनर कमेंट से। कहां से, आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स में हाईएस्ट मार्क्स लिखे हुए होते हैं। आप उठाएं तो पढ़े हो ना कभी कमेंट्स, जो बंदा सबसे ज्यादा मैटर करता है वो आपको खत लिख रहा है, मेरी बात सुनो, तुम लिफ्ट ही नहीं करा रहे उसको, वो उठा के पढ़ा करो, तुम्हें बहुत सारी चीजें पता चले। तो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स आप देख लो, 32% का एवरेज रिजल्ट रहा है, ठीक है जी। ठीक है जी। नाम क्या था उनका, उनका नाम था इरफान मुस्तफा, ठीक है। और वो माशाल्लाह एक अच्छा मतलब एक टेक्निकली साउंड बंदा है, उसको चीजों का पता है, वो एंकी पैंकी सवाल नहीं पूछता, ठीक है ना। और उसका एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो ये कहता है कि मैं सवाल वो पूछता हूँ जिसका जवाब मैं खुद भी दे सकूं, ठीक है जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि आई कैप में अब इतना सेंस आ गया है, एटलीस्ट रिपोर्टिंग की हद तक। बीएफडी में अभी भी नहीं आया, बीएफडी में आई कैप गलतियां नहीं करता, ब्लेंडर मारता है। क्या मारता है, ब्लेंडर मारता है, ठीक है जी। और मैं ये फेस पे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, दो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ठीक है जी, कि ये होता है, ठीक है जी। सर यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, वो कह रहे सेफ चेंजेस, हमने कहा चलो ठीक है, हम स्टार्ट करें सर आज अपना पहला स्टैंडर्ड, और हमारा पहला स्टैंडर्ड होगा IFRS 15, ठीक है सर। IFRS 15 हमने बचपन में पढ़ा था कैफ 5 में, ठीक है जी, यानी FAR 1 में। सर वो कितने परसेंट था, 20% था। अभी आप पढ़ोगे असल माल, ठीक है जी। स्टार्ट करें हम। अच्छा जी सर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स IFRS 15, ये रिसेंटली आया है, कोई 3 साल हुआ है, ये जो है ना वो वजूद में आया है, 3-3.5 साल हुआ है टोटल ये वजूद में है। और ये एप्लीकेबल है उन तमाम कंपनीज के लिए जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 जनवरी 2018 से शुरू होता है, ठीक है जी। यानी पहली ही दफा इसके अकाउंट्स कब बने होंगे, 31 दिसंबर 2018 में। इसका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर 2018 पे एंड हो रहा था, उसके पहले अकाउंट्स बने थे इसके। यानी अब तक इसके IFRS 18 से कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं, 18 बन चुका है, 19 बन चुका है, और 18, 19 और 20 बन चुका है, ऐसा। हेलो, वालेकुम सलाम जी, बात करो। शुक्र, मैं था इस वक्त क्लास में, मुझे आप थोड़ी देर में कॉल कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो सुनो 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 सुनो, देखो IFRS 15 एक स्टैंडर्ड है रेवेन्यू का, एक स्टैंडर्ड है, मात्र एक स्टैंडर्ड। इसके अलावा और कोई रेवेन्यू का स्टैंडर्ड पूरे ISB के सेटअप में नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले रेवेन्यू के बहुत सारे सेटअप्स थे, रेवेन्यू के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स थे, ठीक है जी। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो रेवेन्यू आता था वो डील होता था किसमें, IAS 18 में। किसमें डील होता था, इसमें कौन कौन सा रेवेन्यू आता था, सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, और तीसरी चीज यूज ऑफ एसेट्स। यूज ऑफ एसेट्स क्या, आपने किसी को एसेट किराए पे दे दिया तो आपको जो किराया मिल रहा है वो रेंटल इनकम आ गई इसके अंदर। आपने किसी को पैसा दिया, पैसा भी एक एसेट है ना, उस पर आपको क्या मिला, सूद मिला, वो भी स्टैंडर्ड में कवर हो जाता था। आपने किसी को पैसा दिया, इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में, उससे आपको डिविडेंड दिया, वो भी किसमें कवर होता था, इसी में कवर होता था। यानी सर इस IAS 18 में 5 क्लासेस ऑफ रेवेन्यूज कवर होते थे, सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, सर रेंटल इनकम टेक्निकली जो आप उस पे दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो चीजें, ठीक है जी, रॉयल्टी टाइप की चीज,
फिर चौथा सर इंटरेस्ट और डिविडेंड, ठीक है जी। फिर गौर से सुनो, एक बिल्डिंग बनानी है आपने किसी के लिए, ठेके पे आपको मिल गया काम। ठेका समझते हो क्या होता है? बिल्डिंग बना दो एक फिक्स प्राइस के ऊपर। मिसाल के तौर पर रूहान के अब्बा ने कहा भाई इसकी शादी वादी करानी है, इसके लिए घर वर बनाना है और ये जमीन हमारी है, आप इस पे घर बना के दे दो। अच्छा मैं कौन हूँ? ठेकेदार। मैंने कहा भाई मैं कोई 4 करोड़ रुपए लूंगा, घर बना के दे दो, ठीक है जी। 4 करोड़ रुपए में मेरा प्रॉफिट भी शामिल है, मेरा खर्चा भी शामिल है। मुझे बताओ मैंने क्या बना के देना है रूहान के अब्बू को? घर बना के देना है। इज इट सेल ऑफ गुड्स और इज इट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज? जी, क्या मैंने बिल्डिंग बेचनी है या मैंने बिल्डिंग बनाते हुए अपनी सर्विसेज देनी है? इज इट सेल ऑफ गुड और सर्विसेज? हैं सर? जब तक क्लियर नहीं था ना, उन्होंने कहा इसको डाल दो IAS 11, इसके लिए अलग स्टैंडर्ड बना दो कि जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिसमें सर्विसेज भी हैं और अल्टीमेटली एक गुड उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इस पे जनरल स्टैंडर्ड IAS 18 का अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। फिर सर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, लोगों ने टोपी ड्रामे शुरू किए, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम टाइप की चीज आ गई, ठीक है जी। आप PSO से पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाओ तो आपको जो है ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो? फ्यूचर में रिडीम करा सकते हो। टेक्निकली रेवेन्यू के कितने हिस्से हो गए? एक बंदे ने आपको 100 रुपए दिए, पेट्रोल भरवाया, आपने उसको पॉइंट्स दिए, वो दोबारा आया पेट्रोल भरवाने के लिए, तो इसका मतलब है आपने 100 रुपए के अगेंस्ट उसको 2 दफा पेट्रोल दिया, तो इसका मतलब है जो 100 रुपए वो 2 दफा पेट्रोल के, तो वो रेवेन्यू कैसे स्प्लिट होगा? उसके लिए एक नया स्टैंडर्ड बन गया, छोटा स्टैंडर्ड। कौन सा? इफ्रिक। इफ्रिक कौन सा स्टैंडर्ड होता है? छोटा, एक ट्रांजेक्शन को कवर करता है, ठीक है जी। जरूरत पड़ी उन्होंने इफ्रिक बना दिया। फिर एक और इफ्रिक आया, अग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल स्टेट, ठीक है जी। यानी रियल स्टेट का बनना शुरू नहीं हुआ, अग्रीमेंट हो गया, तो सर इसकी भी अकाउंटिंग शुरू होना शुरू हो गई, इसमें भी पंचायतें शुरू हो गई। फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स फ्रॉम कस्टमर्स, ये क्या है? के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई कर रही है, के इलेक्ट्रिक बिजली बेचती है, बिजली जाती है कहां पर? बैरियर टाउन। बैरियर टाउन वालों ने अपने ग्रिड स्टेशंस बनाए हुए, ये एसेट्स किसके हैं? बैरियर टाउन के। टेक्निकली उन्होंने हमें ये आउटसोर्स बता हमें दे दिया है कि यार आप एक काम करो, उसमें तो बिजली गुजार के हमें दो। तो क्या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज करते हुए, प्रोविजन ऑफ गुड्स करते हुए कस्टमर का कोई एसेट यूज हो रहा है? कस्टमर का एसेट है ना वो। तो वो एसेट दिया किसने आपको इस्तेमाल करने के लिए? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा है वो किसका है? कस्टमर का है। आप अक्सर बिल्डिंग में जाएं, आपको नजर आएगा कि उन्होंने लैन केबल वगैरह बिछाई होती है, और जो केबल प्रोवाइडर होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, वो सिर्फ अपनी लाइन कनेक्ट कर देता है उसके अंदर। ये जो पूरा सेटअप लगा हुआ बिल्डिंग के अंदर, ये किसने आपको दिया है? कस्टमर ने दिया है। तो इन एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे होगी? ये हमारे एसेट तो नहीं है, इस पे हमने तो खर्चा नहीं किया, हमने तो नहीं बनाया, ये एसेट है किसके? कस्टमर की तरफ से दिए हुए। तो सर ये इसमें लीज का कंपोनेंट आता है या नहीं आता? इस तरह की चीजें थी इसके अंदर। फिर बार्टर ट्रांजैक्शंस, मैं आपको गुड्स दूं, आप मुझे गुड्स दो, ठीक है जी, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड बन गया। फिर ये सारे स्टैंडर्ड्स हो गए खत्म। अब इनमें एक ही स्टैंडर्ड है, कौन सा? और ये सारे रूल्स उसके अंदर लिखे हैं। सारे रूल्स क्या तब्दील हो गए? नहीं, थोड़ा बहुत चीजों में तब्दीली आई, लेकिन ये सारी चीजें अब कवर होती हैं किसमें? अब बताओ सर, इस रेवेन्यू के स्टैंडर्ड में कितनी चीजें कवर होती होंगी? हजारों चीजें, हजारों टाइप का रेवेन्यू, लेकिन किसका? वो जो कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, वो जो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं किसी कंपनी को पैसे देता हूँ सूद पे, कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा, हाँ, उसमें मुझे सूद जो मिलता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलता है। अगर मैं किसी कंपनी को पैसे दूं शेयर्स खरीदने के लिए, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लूं, कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरा। जो डिविडेंड मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलता है। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी कोई डिविडेंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, इसका मतलब डिविडेंड का रेवेन्यू इस स्टैंडर्ड से निकल गया। तो स्टैंडर्ड में सारी चीजें उन्होंने निकाल दी जो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं थी। अब बताओ IFRS 15 में ये सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है? हाँ, लेकिन किस हद तक? जब दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर दूसरे स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए, ठीक है जी। फिर रिपीट कर रहा हूं, बताओ इस स्टैंडर्ड में सेल्स ऑफ गुड्स कवर्ड, सर्विसेज कवर्ड, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है, कस्टमर लॉयल्टी कवर्ड है, बार्टर ट्रांजैक्शंस कवर्ड, सब कवर्ड, एक स्टैंडर्ड, ठीक है जी। तो अब ये याद रखना सर, रेवेन्यू बुक करने का अब एक मॉडल है, मॉडल एक है, लेकिन रेवेन्यू बुक करने के लिए हिसाब किताब सबके क्या है? अलग अलग है। हर एक चीज आप पढ़ोगे इसके अंदर दोबारा से, अलग अलग नहीं बल्कि एक ही जगह। वो सारा स्टैंडर्ड क्या कहाँ गया? IFRS 15 में। डन, ये याद रहेगा। अब देखो, ये मुझे एक बात बताओ, इस स्टेज पे आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ोगे, ठीक है? एग्जाम पास करना हमारा 90% मोटिव होगा, लेकिन हम अपना 10% टाइम ऐसी चीजों को भी देंगे कि कल आप किसी जगह पे जा रहे हो, 2015 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं और वो कह रहे हैं कि जी कंपनी ने रेवेन्यू बुक किया एज पर IFRIC 13,
एज पर इफ्रिक आपने कहा ये कहां से आ गया, ये तो ऑब्सोलीट हो चुका। ऑब्सोलीट कब हुआ है? 2018 में जाके, उससे पहले यही स्टैंडर्ड था, 2018 में आके ऑब्सोलीट हुआ। तो ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस हिसाब से बने वो उन प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से बने थे। IFRS 15 कब से अप्लाई हो रहा है? 2018 के दिसंबर के पहले अकाउंट्स में बने। डन। बड़े मांगे दोस्त, ये किसी ने कॉपी करना है तो कर ले जी। बिल्कुल है। जैसे डिविडेंड का रेवेन्यू अब कहां जाएगा, डिविडेंड की इनकम कहां जाएगी? IFRS 9 में, ठीक है ना। IFRS 9 में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो किस में जाएंगी? IFRS 9 में। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाऊं, थोड़ा ऑब्जॉर्व करोगे। मुझे बताओ, लीज की इनकम कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम होती है, हाँ, लेकिन वो इसमें नहीं आती। क्यों? क्योंकि अलग स्टैंडर्ड है। तो मुझे बताओ, IFRS 15 पहले आएगा या बाकी के स्टैंडर्ड्स पहले आएंगे? स्टैंडर्ड कहता है कोई भी रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन होगी, आप पहले बाकी के सारे स्टैंडर्ड अप्लाई करो, देखोगे कहीं उसमें तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा होगा तो फिर किस में गिराओगे उसको? IFRS 15 में। IFRS 15 का लेवल क्या है? आखिरी। IFRS 15 में वो सारे रेवेन्यूज गिरेंगे जो बाकी किसी और स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है। ऐसा? तो मुझे बताओ, IFRS 15 की लिमिटेशन अगर मैं बोलूं तो क्या है? सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू और वो रेवेन्यू जो बाकी किसी स्टैंडर्ड में कवर नहीं हो रहे। डन। ये दिमाग में रखिएगा सर, जिस पर्टिकुलर रेवेन्यू पे कोई स्टैंडर्ड मौजूद है उस पे आपने कोई काम नहीं करना, ठीक है। वो इसमें नहीं आएगा, वो आपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखना है। ऐसा जी। चलो मेरे बच्चों, एक छोटा सवाल करते हैं, तैयार हो? हैं? करो, कॉपी करो। पहले FFR पढ़ाना अजाब होता था। क्यों? ये सब अलग अलग पढ़ाने पड़ते थे और लोगों को लगता था कि 45 टॉपिक है। 45 अब भी हैं। ICAP ने उनको क्या किया है? थैलियों में बंद कर दिया। अब आपको बड़े वाले शापर नजर आ रहे हैं कि इन शापर में, शापर शापर शॉपर नहीं जी, सामान पूरा अंदर उतना ही है। बाकी बता रहा हूं तुम्हें जी। किसी नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रेवेन्यू की एग्जांपल दें। डिविडेंड, डिविडेंड कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता, डिविडेंड कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आता, ठीक है ना। डिबेंचर कॉन्ट्रेक्चुअल है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक लिमिटेड टाइम के लिए पैसा दे रहे हो और उस पर सूद का रेट डे 1 से फिक्स है, ठीक है ना। जी मेरा बच्चा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना। हाँ, क्योंकि जो जो आपको रेट एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है ना, तो बस कहानी खत्म। बार्टर ट्रांजैक्शन इज आल्सो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल। नहीं बेटा, बार्टर ट्रांजैक्शन इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल। बार्टर ट्रांजैक्शन में रेवेन्यू का मसला क्या है? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, गौर से सुनना। बार्टर ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू का क्या है? एक जमाने में दुनिया को दो कंपनीज ने बहुत बेवकूफ बनाया, पकड़ी गई। एक थी याहू और दूसरी थी गुलू गुलू। ऐसा? याहू ने क्या किया? अपने ऐड प्लेस कर दिए गूगल पे। याहू के एड्स होते हैं ना, वो गूगल पे आ रहे हैं, ठीक है जी। गूगल ने अपने एड्स प्लेस कर दिए किस पे? याहू पर। याहू ने 10,000 रुपए दिए इसको, किस चीज के? याहू के ऐड वहां प्लेस करने के। गूगल ने अपने ऐड प्लेस करने के 10,000 रुपए दे दिए। मुझे पता इससे फायदा क्या हुआ? दोनों ने अपने पास रेवेन्यू दिखाया। याहू ने रेवेन्यू दिखाया 10,000 का जो गूगल से मिला, और 10,000 की कॉस्ट दिखाई, प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं। गूगल ने भी यही काम किया, लेकिन दोनों के रेवेन्यूज क्या हो गए? बढ़ गए। और दोनों के रेवेन्यूज बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव यह था कि इनके की एग्जीक्यूटिव का बोनस था, पैसे मिलते थे उनको किसके हिसाब से? रेवेन्यू के हिसाब से। तो मुझे बताओ, क्या इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है? नहीं है, तो ये चीज एलिमिनेट हुई। फिर इसके ऊपर SIC बना कि भाई बार्टर के ट्रांजैक्शन में कब रेवेन्यू बुक करना है, कब नहीं करना है, ठीक है जी। एंग्रो जो है ना, वो एंग्रो और पाकिस्तान की बाकी की छोटी कंपनियां जो दूध का बिजनेस करती हैं, उनमें एक बड़ा जबरदस्त सेटअप है। एंग्रो पंजाब में ना दूध देती है किनको? नहीं, बेचती तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एंग्रो पंजाब में दूध देती है और बदले में सिंध में उनसे दूध ले लेती है, ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो सके? सेव हो सके, ठीक है जी।
मिसाल के तौर पर मिस्टर ए काम करता है सिंध में, उसको पंजाब में अपने कस्टमर्स को दूध देना है, तो यहाँ से पंजाब भेजता था, और एंग्रो को जो है ना वो अपने सिंध के कस्टमर्स को दूध देना है, वो सिंध भेजते थे। तो इन दोनों ने एक पैक्ट कर लिया कि एक काम करते हैं, एक साल का एक सर्टन लिमिट रख लेते हैं हम कि भाई मैं आपके कस्टमर को यहाँ से दूध दे दिया करूंगा, आप मेरे कस्टमर को वहां से दूध दे दिया कर। ठीक है जी। तो मुझे बताओ जो टेक्निकली एंग्रो ने मिस्टर ए के बिहाफ पे दूध दिया है, वो टेक्निकली मिस्टर ए को दिया है, बदले में क्या लिया है? दूध ही लिया है। ऐसा तो मुझे बताया बार्टर ट्रांजैक्शन है, क्या इसकी अकाउंटिंग में रेवेन्यू बुक होना चाहिए? ये आप पढ़ोगे इसके अंदर। ठीक है जी। तो कुछ कंडीशंस हैं वो आपने पूरी करनी है रेवेन्यू बुक करने के लिए। ऐसा तो मैं फिर आपको बता दूं भाईजान, एग्जाम में जो सवाल आएंगे ना, आप पिछली अटेम्प्ट के सवाल उठाओ, आपको पिछली किसी अटेम्प्ट में वैसे सवाल नहीं मिलेंगे। आप उससे पिछले अटेम्प्ट के सवाल उठाओ, आपको पीछे किसी अटेम्प्ट में वैसे सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। सिवाय एक आध सवाल के 20-22 मार्क्स का कंसोलिडेशन का, हर दफा आईकैप का एग्जामिनर क्या करता है, उसके पास समंदर पड़ा हुआ है ना, एक ही जगह से तो लोटा नहीं भरेगा ना, कभी वो लोटा यहां से भर रहा है, कभी वो वहां से जाके भर रहा है। तो आपने अपना दिमाग क्या रखना है, हाजिर रखना है। ठीक है जी। कवरेज पूरी करनी है। कमीशन इनकम भी इसी में फॉल करेगी। कमीशन इनकम में आपको पैसे मिलते हैं ना, जहां कैश आ गया तो वो बार्टर नहीं आएगा ना फिर। ठीक है जी। जहां कैश नहीं है, दो चीजें आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है जी, तो वो बार्टर ट्रांजेक्शन है। अच्छा जी, बड़े स्टेप आगे। अच्छा, मैं आपसे ना एक छोटी सी चीज चाह रहा हूं, ये एक छोटा सवाल है सर। मैं पहले इसको रीड करूंगा, इसको सॉल्व करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा IFRS 15 में लिखा हुआ क्या है। ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैं पहले नंबर्स पे आऊंगा, नंबर्स पे कॉन्सेप्ट दूंगा क्योंकि नंबर से समझ आता है। ठीक है, फिर मैं जाऊंगा उसकी थ्योरी के ऊपर। ठीक है, थ्योरी से नंबर में आओगे ना, तो थ्योरी में तुम ऐसे बैठे रहोगे, फिर नंबर पे आओगे, जब देख लोगे, फिर तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्या करें, आप थ्योरी से कनेक्ट करवा के दें। तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले नंबर्स देन उसकी थ्योरी। ठीक है जी, ऐसा है। ये मैंने एक आलिम से सीखा। ये दुनिया में जितने पैगंबर आए, सब पैगंबर ऐसे थे जो डे 1 से पैगंबर थे। ऐसा उन्होंने बताया मैं पैगंबर हूं और ये मेरे अमाल हैं, सिवाय हमारे नबी के। हमारे नबी डे 1 से पैगंबर थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। मतलब उनको अल्लाह ताला ने जाहिर उन पे जब किया जब वो 40 साल की हुई। उनकी 40 साल की जिंदगी प्रैक्टिकल थी, प्रैक्टिकल। उसके बाद क्या आई, उसके बाद आई थ्योरी। तो लोगों को उनके अमाल, जो जिंदगी उन्होंने गुजारी थी, उस पे पक्के हो गए लोग कि यार इनसे अच्छा मक्का में कोई इंसान नहीं है। तो उनको थ्योरी पढ़ाना बाद में लोगों को आसान हो गई। तो मैंने जब ये सुना ना, मैंने कहा यार ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप पहले नंबर्स पढ़ाओ, फिर थ्योरी पढ़ाओ। ठीक है जी। और वो आलिम कौन थे? वो आलिम को अल्लाह जन्नत बख्शे, मौलाना तालिब जोहरी थे। तालिब जोहरी को जानते हो ना? वो उनका मैं बयान सुन रहा था पीटीवी के ऊपर। पहले पीटीवी के ऊपर जो लोग आते थे, बैठते आलिम बैठते थे, वो बड़े ऑथेंटिक आलिम होते थे। ठीक है ना? अब माशाल्लाह आते हैं आमिर लियाकत। ठीक है ना? हाँ, अब आते हैं आमिर लियाकत हुसैन। ठीक है जी। चलो जी, यहाँ देखिएगा दोस्त, मुशाहिद लिमिटेड इज अ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ऑफ स्मॉल स्केल, छोटी सी कंपनी। द कंपनी हैज स्टार्टेड ऑपरेशन इन 2016। किस साल में ऑपरेशन शुरू किए? 2016 में। फॉर द सेक ऑफ एनहांसिंग कस्टमर बेस, द कंपनी ऑफर्स मैनी शॉर्ट टर्म सेल स्कीम्स। कस्टमर छोटी छोटी कस्टमर के लिए हम सेल स्कीम्स लेकर आते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स क्या हो, पहले बेचते क्या हम, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। डन। मोबाइल कंपनी है। ऑन 1 May 2018 को 2-2.5 साल हो गए कंपनी को चले हुए। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यूबीएल लिमिटेड टू प्रोवाइड 25 सेल फोन्स along with 1 year talk time to its 25 executives। कितने फोन हमने दिए? 25 फोन दिए। साथ में क्या दिया? टॉक टाइम दिया। कितने महीने का? पूरे 1 साल का। कितने लोगों को? मुझे बताओ सर, यहां आपको कितनी गुड्स एंड सर्विसेज नजर आ रही है जो हम बेच रहे हैं? एक मोबाइल फोन है, दूसरा सर्विसेज है जो हम दे रहे हैं। 2 चीजें इसके अंदर, इस कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसा द कंपनी जनरली चार्जेस 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो गुड्स हम देते हैं, मोबाइल फोन गुड्स है, इसमें हम 25% चार्ज करते हैं, एंड 50% ऑन सर्विसेज, दैट इज टॉक टाइम। जितनी कॉस्ट है उसमें 25% रखते हैं प्रॉफिट। तो क्या बन जाती है? प्राइस क्या बन जाती है? अच्छा, जो जो सर्विसेज है उसमें जो हमारी कॉस्ट होती है, उस पर 50% मार्कअप ऐड करते हैं, क्या बन जाती है? हमारी प्राइस बन जाती है। सेल फोन की कॉस्ट कितनी है? 16,000। टॉक टाइम की फोन की कॉस्ट कितनी है सर? 3,000 रुपए पर मंथ। ऐसा तो मैं अगर आपसे पूछूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है?
हाँ ये क्या लिखा हुआ है, द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, है या नहीं है? इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज है? दो, एक है मोबाइल फोन, दूसरा क्या है? टॉक टाइम है सर हमारे पास। मुझे बताओ दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है? 25 लोगों को तुमने मोबाइल दिया, 16,000 का एक मोबाइल है। 25 लोगों को तुमने मोबाइल दिया है, 16,000 का मोबाइल है, बता इसकी कॉस्ट कितनी है? कितने? ना 16,000 इंटू 25 करोगे आ रहा है 4 लाख। अब सुनो सुनो 2 मिनट सुन तो लो, 2 मिनट रुको, तो मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ इस वक्त सिर्फ। फिर मुझे बताओ मेरे पास सर टॉक टाइम की कॉस्ट कितनी है? 3,000 पर मंथ, 12 महीने के इतने हो गए, ठीक है जी। और 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 25 एग्जेक्टिव्स हैं, 9 लाख। ऐसा इसका मतलब है 4 लाख की एक चीज मैं दे रहा हूं और 9 लाख की एक चीज दे रहा हूं, ये कॉस्ट है। अब बताओ सर इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस निकालने के लिए इस पे हम 25% का मार्कअप बिल्ड करेंगे, इस पे हम 50% का मार्कअप बिल्ड करेंगे। कितना कितना? 5 लाख और कितना? 13,50,000। ऐसा मुझे बताओ ये टोटल कितने हो गए? 18,50,000 रुपए का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसा ये वो प्राइस है जो हम जनरली चार्ज करते हैं। हमने अभी क्या चार्ज किया वो नहीं बताया अभी तक उसने। आगे वो कह रहा है जनाब द कंपनी अग्रीड टू रिसीव 550 पर मंथ फ्रॉम ईच एग्जेक्टिव। या कितने एग्जेक्टिव है हमारे? 25 एग्जेक्टिव हैं, हर एक से मंथली कितने पैसे ले रहे हैं हम? तो बताओ हम इस कस्टमर से यूबीएल से कितने पैसे रिकवर करेंगे? सर 550 मल्टीप्लाई बाय 12, ये एक एग्जेक्टिव से कवर होगा, और 25 एग्जेक्टिव्स कितने? तो सर इसका मतलब है ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 16,65,000। तो सर ये तो 18,50 बनते हैं, हमने 16,65 चार्ज किए। क्यों? हमने डिस्काउंट दिया है। क्या दिया हमने? डिस्काउंट दिया। 18,50 की चीज के हमने कितने चार्ज किए? 16,65। तो एक काम करते हैं, 16,65 में से हम अज्यूम कर लेते हैं हमने 5 लाख लिया मोबाइल के, बाकी हमने लिए होंगे टॉक टाइम के। नहीं 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 सर ये गलत हो जाएगा। सारा डिस्काउंट किसको एलोकेट हो जाएगा? टॉक टाइम को एलोकेट हो जाएगा। अगर हम मोबाइल के 5 लाख इसमें से हटा दें, हम कहें जी इसमें से 5 लाख मोबाइल के, बाकी बाकी टॉक टाइम के, गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं 13,50,000 टॉक टाइम का ले लेते हैं, 5 लाख बाकी जो है वो हम मोबाइल का ले। नहीं 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 गलत हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमें? सर एलोकेट करना चाहिए। किस बेसिस पे? कॉस्ट की बेसिस पे या स्टैंड अलोन प्राइस की बेसिस पे? याद रखना सर हम ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करेंगे किसकी बेसिस पे? प्राइस की बेसिस पे। वो प्राइस जो हम आमतौर पे अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो बताओ इस 16,65,000 को इस रेशो में एलोकेट कर दूं, इस रेशो में एलोकेट कर दूं? करो जरा मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आ रहा है एलोकेट होगी? नहीं ट्रांजैक्शन प्राइस ही एलोकेट कर दो, डायरेक्ट 16,65 ही एलोकेट कर दो। 16,65 को एलोकेट कर दो। सर एलोकेट करना भी करा दो जरा सर। 16,65 डिवाइडेड बाय 18,50 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, कितने? 4,50 और 1215,000 पक्का। हमने कहा भाई हमने जो 16,65,000 यूबीएल लिमिटेड से लिए हैं वो दो चीजों के लिए। किन दो चीजों के? 4.5 लाख में हमने मोबाइल दिया है और हमने 12,15,000 रुपए में टॉक टाइम दिया है। ऐसा ये दोनों चीजें हमने बेची है 16,65 में, 18,50 में नहीं। डन है? क्या ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने ईमानदारी के साथ दोनों गुड्स एंड सर्विसेज में एलोकेट कर दिया? किस बेसिस पे? इनकी सेलिंग प्राइस की बेसिस पे। डन। अब बताओ मेरे बच्चों इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इमीडिएटली डिलीवर हो रही है? मोबाइल फोन। ऐसा तो इसका रेवेन्यू इमीडिएटली बुक होना चाहिए। ऐसा ये टॉक टाइम आप क्या करोगे? ओवर द पीरियड दोगे, तो इसका रेवेन्यू कैसे बुक होना चाहिए? ओवर द पीरियड होना चाहिए। तो मुझे बताओ अगर मैं आज जर्नल एंट्री पास करूं 1 मई को, जिस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई है, तो बताओ 1 मई को, अच्छा ये पैसे हमें मिलेंगे कैसे? सर वो कह रहे हैं पैसे मिलेंगे मंथली, 550 आपको मंथली मिलेंगे, अप फ्रंट पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे बताओ जब मैं मोबाइल फोन दे रहा हूं डे 1 पे, तो मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया उससे, तो बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा? रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कितने से?
4.5 लाख, और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 4.5 लाख। हमने यूबीएल के लोगों को मोबाइल दे दिए, पैसा एक नहीं लिया, पैसा 1 रुपया भी नहीं लिया, पैसा हम लेंगे मंथ एंड में, डन, ये दे दिया हमने। फिर 1 मई को एक और एंट्री पास होगी जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। बताओ इस मोबाइल की कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। तो मैंने एंट्री पास की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितने से? 4 लाख। और मेरे बच्चों इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 4 लाख। तो मेरे बच्चों मैंने 4 लाख वाली चीज 4.5 लाख में बेच दी, लेकिन मैंने 1 रुपया भी अपने कस्टमर से चार्ज नहीं किया, पैसे नहीं लिए अभी तक। पैसे कब लूंगा मैं? जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा। क्या मेरा सारा रेवेन्यू बुक? नहीं, एक कंपोनेंट रेवेन्यू का बुक हो गया, कौन सा? मोबाइल फोन का रेवेन्यू बुक हो गया। अभी टॉक टाइम का रेवेन्यू बुक होना बाकी है। मोबाइल फोन का रेवेन्यू बुक हो गया, टॉक टाइम का रेवेन्यू बुक होना बाकी है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ टॉक टाइम का रेवेन्यू कब बुक होगा? जब पहला महीना आएगा। पहले महीने का एंड क्या है? 31 मई। 31 मई को गौर से सुनना, मैं एंट्री पास करूंगा कैश डेबिट। कितना? 5550। एक बंदा देगा मुझे, बंदे कितने? 25। क्या आएगा बताओ? 138750। ये रिकवरी होगी, ऐसा। अब बताओ टॉक टाइम का रेवेन्यू में बुक कर ले, कितना? सारे का सारा नहीं, कितना? ये कितने टाइम का रेवेन्यू है? 1 साल का। इसको डिवाइड करूं किससे? 12 से। बताओ मेरा मंथली रेवेन्यू कितना आएगा? 1 2 दोबारा बताओगे? 101। ओके, 101। अच्छा, अब मैंने क्या किया? कैश डेबिट इतने से, सर रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 101,250। सर बाकी भाई ये रिसीवेबल जो है ना, ये भी तो कलेक्ट करना है। ये रिसीवेबल जो है, ये भी तो कलेक्ट करना है। मोबाइल फोन तो डे 1 पे दे चुके हो, तो बताओ मैं क्या करूं? रिसीवेबल क्रेडिट करूं कितने से? डिफरेंस निकालो दोनों का, डिफरेंस निकालो दोनों का। 37,500। अब सुनो 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 सुनो, ये मैंने पहले महीने के एंड पे एंट्री पास की। रेवेन्यू थोड़ा सा बुक किया, किस चीज का? टॉक टाइम का। ये रेवेन्यू मैं ओवर द पीरियड बुक करता जाऊंगा। मोबाइल फोन से रिलेटेड रेवेन्यू मैंने कब बुक किया? या स्टार्ट पे बुक किया मैंने, ऐसा। उससे रिलेटेड रिसीवेबल बुक कर लिया। अब रिसीवेबल आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? कलेक्ट होता जाएगा। हर महीने कितने रुपए का रिसीवेबल हम जो है वो खत्म करते जाएंगे। तो बताओ 12 महीनों में 4.5 लाख रिकवर हो जाएंगे। चेक करो जरा, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है सर मैंने 1,38,750 रुपए का जो रेवेन्यू बुक, कैश जो बुक किया है, उसके दो हिस्से। 1,01,250 रुपए का रेवेन्यू में बुक कर रहा हूँ, किसका? टॉक टाइम का। बाकी मेरे पास क्या है सर? रिसीवेबल। बताओ मेरे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 16,65,000। इसमें मैंने कितनी चीजें दी है? 2 चीजें दी है। मोबाइल फोन का रेवेन्यू शुरू में बुक कर दे रिसीवेबल के साथ, और उसके बाद जो मैंने नॉर्मल रेवेन्यू बुक करना शुरू किया टॉक टाइम का, वो ओवर द पीरियड होगा। क्या हर महीने ये एंट्री पास होगी? हाँ, लेकिन इसके अलावा भी एक एंट्री पास होगी। वो क्या? वेरी गुड सर, कॉस्ट ऑफ सर्विस। ये आपके पास डाटा है, बताओ कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है? कॉस्ट ऑफ सर्विस कितनी है? किसको डिवाइड करूं 12 से? वेरी गुड सर, 9 लाख को डिवाइड कर दो किससे? 12 से। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 9 लाख डिवाइड बाय 12 कितना? 75,000। कितने? और बाकी क्या करूं सर? पेबल या कैश क्रेडिट कर दें, कितने से? मुझे एक बात बताओ सर, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितने कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी? 2। कौन कौन सी? हसान कितने की थी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? मोबाइल कितने का था? 4 लाख की कॉस्ट थी। फेयर वैल्यू कितनी थी उसकी? 5 लाख थी। टॉक टाइम की कॉस्ट कितनी थी? 9 लाख थी। फेयर वैल्यू कितनी थी? 13 लाख। ये दोनों बनते हैं 18,50 के। मैंने कितने के दे दिए? 16,65 के। जब 16,65 के आपने दिए तो इसका मतलब है 16,65 दो चीजों के पैसे। किन दो चीजों के? सर 16,65 है मोबाइल और टॉक टाइम दोनों के। तो मैंने 16,65 इस रेशो में एलोकेट कर दिए। वो वैल्यूज निकली क्या? 4.5 लाख और 12,15,000। ठीक है जी। 4.5 लाख रुपए मोबाइल का रेवेन्यू है। ये मैंने किस दिन बुक करना है? पहले दिन, क्योंकि मोबाइल में पहले दिन दे रहा हूं। सर्विसेज कब देनी है? ओवर द पीरियड। तो मैंने बाकी को डिवाइड कर दिया 12 से। तो बताओ मेरा मोबाइल का रेवेन्यू 4.5 लाख डे 1 पे बुक हो गया। अब मेरा मंथली रेवेन्यू कितना बुक होगा? 12,15,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 1,01,250।
मुझे एक बात बताओ, क्या सारा का सारा रेवेन्यू शुरू में बुक हुआ? क्या सारा का सारा रेवेन्यू यूनिफॉर्मली ओवर द पीरियड बुक हुआ? नहीं, रेवेन्यू का एक टुकड़ा शुरू में बुक हो गया और बाकी का जो टुकड़ा है सर वो हमने क्या किया, ओवर द पीरियड बुक किया। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ सर, हर महीने अब क्या यही एंट्रीज पास होंगी? क्या हर महीने ये 2 एंट्रीज पास होंगी? हर महीने हम कितने रुपए का कैश रिकवर करेंगे? 1,38,750 का। उस 1,38,750 में से कुछ रेवेन्यू में जाएगा और बाकी क्या है? रिसीवेबल है। मुझे बताओ 1,38,750 में 2 कंपोनेंट शामिल हैं पैसों के। एक कंपोनेंट है मोबाइल फोन के लिए जो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, और दूसरा कंपोनेंट किस चीज का है? टॉक टाइम का। ऐसा? ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे सेटअप में आपने सबसे पहला काम क्या किया? देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या जनाब? एक कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? कंपनी और कस्टमर के बीच में। दूसरी चीज मैंने क्या आइडेंटिफाई की? सिर्फ एक चीज नहीं बेच रहे हैं, 2 चीजें दे रहे हैं हम। 2 चीजें बेचने का वादा है। ये 2 चीजें बेचने का वादा कहलाएगा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। बता इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? 2 कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हसन 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी है? मोबाइल देना, टॉक टाइम देना, डन। फिर तीसरी चीज, ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? कितनी है? 16.65। पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज देखी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है। तीसरी चीज ट्रांजैक्शन प्राइस निकाल ली। क्या ट्रांजैक्शन प्राइस हमें जरूरत है कि हम एलोकेट करें मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को? जी हाँ, एक नहीं है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो हमने दोनों को क्या किया? ट्रांजैक्शन प्राइस क्या कर दी? एलोकेट कर दी। पहला स्टेप कॉन्ट्रैक्ट देखा, दूसरा स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आइडेंटिफाई की, तीसरा स्टेप नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है, तीसरा स्टेप सर हमने ट्रांजैक्शन प्राइस आइडेंटिफाई कर ली, कितनी? 16.65। चौथा स्टेप उस ट्रांजैक्शन प्राइस को, चूंकि मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी तो हमें क्या किया? एलोकेट कर दिया। फिर पांचवा स्टेप रेवेन्यू बुक किया। कैसे? जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई की। पहली परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई की? पहले दिन मोबाइल हैंड ओवर कर दिया। बाकी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होगी? ओवर द पीरियड। तो रेवेन्यू भी कैसे बुक होना चाहिए? ओवर द पीरियड। तो मुझे बताओ, एक 5 स्टेप मॉडल हमारे जहन में आ गया। पहला काम क्या करना है आपने? कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्या ढूंढना है आपने? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ढूंढनी है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ढूंढने के बाद आपने क्या करना है? ट्रांजैक्शन प्राइस ढूंढनी है। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने क्या करना है? एलोकेट करना है, और एलोकेट करने के बाद उनको रेवेन्यू में बुक करना है, लेके जाना है, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जा रही है। ये बात समझ आती है? अच्छा, लिखेगा नहीं कोई भी, मैं पूरा लिखने का टाइम दूंगा। क्या यही 5 स्टेप्स हैं? बता, हमने कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई किया। बता कॉन्ट्रैक्ट क्या था हमारे इस केस के अंदर? सर वी हैव टू प्रोवाइड 2 थिंग्स, मोबाइल फोन एंड टॉक टाइम। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन कौन सी थी? मोबाइल फोन और टॉक टाइम। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी थी? 16.65। ट्रांजैक्शन प्राइस 16.65 थी। 18.50 तो वो वैल्यू थी जो चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन हमने ट्रांजैक्शन प्राइस कम कर दी। फिर ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने एलोकेट किया 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में, 4.5 लाख और 12,15,000। फिर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन चलती रही, जैसे जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती रही, हम रेवेन्यू बुक करते रहे। एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई एट अ पॉइंट इन टाइम, शुरू में, और दूसरे कैसे सेटिस्फाई हुई? ओवर टाइम। ऐसा है? ये बात समझ आती है? सर ये कॉपी कर ली, शाबाश। POS परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये मेरा बच्चा सेल्फ स्टडी करेंगे तो कौन सा वाला क्वेश्चन? भाई ये सारे हैंडआउट्स आपके पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है? यहाँ से सारे हैंडआउट्स आपके पोर्टल पे, पूरे 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 के पूरे, प्लस आपकी सारी बुक्स पोर्टल पे होंगी। कोई चीज आपको घर पे कैरी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिर्फ IFRS लेके जा सकते हैं बस, और कुछ भी नहीं। ले लो, कोई मसला नहीं है। पुराने अगर किसी के पास है तो अभी ना लो।
जी मेरा बच्चा जी। सर्विस क्या हूँ जनाब? किसी और को हमने सबलेट किया हो, ऐसा ही है ना, तो पेबल बुक कर देंगे। हाँ पेबल बुक कर देंगे, हमने इवेंचुअली देना कैश ही है इसके लिए, कोई इन्वेंटरी नहीं देनी है। हाँ 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 हाँ, जो हमने जिस एम्प्लॉय ने दी होगी उसको पैसे दे देंगे, पेबल बुक कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी। वेयर इज द पोर्टल? पोर्टल विल बी गिवन टू यू आफ्टर सबमिशन ऑफ फी। या शेख बुक्स ने आपकी हार्ड में, अच्छा सुनो, हमने आज तक हार्ड में बुक डेवलप नहीं की क्योंकि हम ये समझते थे कि यार हमें इसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन ओवर द लास्ट 1 ईयर हमने अपनी किताब को ठीक ठाक इंप्रूव कर दिया है। आपको अगले 10 दिनों में हमारी मुकम्मल किताब मिलेगी जिसमें पूरे के पूरे कोर्स के हैंडआउट्स हों, ठीक है? हैं सॉल्यूशंस उसके अंदर वो होंगे जो मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, ठीक है? वैसे आपस की बात, हमने सॉल्यूशंस भी सारे दिए हमें उस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डाले हुए, तो वो भी जमा करके हम डाल देते हैं, ठीक है? उसकी अलग किताब बना देते हैं। दोनों किताब आपको अपने पैसों से खरीदनी होगी, हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप कहीं से प्रिंट करा लें, ठीक है? क्लाइंट से प्रिंट करा लेना इस नियत से कि अल्लाह जो मैं पढ़ूंगा उसका काम क्लाइंट को भी, मैं मतलब उसका क्लाइंट का भी फायदा होगा, तो आपके गुनाह भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी कोई मसला नहीं हसन, कोई इशू वाली बात नहीं। वीक में कितनी डेज क्लासेस होती हैं? शुरू में 3, एक एक तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते एक, मतलब 3 क्लासेस होंगी और फिर उसके बाद 4 क्लासेस होंगी। लास्ट टाइम ने पूरा बैच 4 क्लासेस पर वीक। नहीं नहीं, 2 वीकेंड्स पे होंगी, 1 वीकडे में होगी, फिर 2 वीकेंड्स पे होंगी, 2 वीकडेज में होंगी, ठीक है? हैं सिलेबस हमारा 6 महीने में खत्म हो जाएगा, 6 साढ़े 6 महीने। पोर्टल भाई आपका एग्जाम तक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? हम पोर्टल बंद नहीं करते, ठीक है ना? और बाकी लोगों ने तो ये भी कर दिया कि अटेम्प्ट करी भाई तो करंट बच्चों के बंद कर दी, हम किसी के बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? मैंने अभी FFR में पिछले बैच में 750 प्लस बच्चा पढ़ा है, ठीक है? किसी का पोर्टल हमने बंद नहीं किया। जिसने आगे कहा मुझे और आगे अटेम्प्ट देनी है, हमें लगा कि बहुत आगे जा रहा है तो हमने उससे 1000 रुपए ले लिए, नहीं तो हमने शायद 2 लोगों से लियो या 3 लोगों से लियो, किसी से नहीं लिया हम, ठीक है ना? 1000 रुपए उससे लिए जिसने कहा मैं 1.5 साल बाद अटेम्प्ट दूंगा, और 1.5 साल बाद आगे कहा मैं उसके आगे 6 महीने बाद दूंगा, ठीक है ना? हमने नहीं लिया किसी से अटेम्प्ट, ठीक है? ये आपका राइट है जी। बड़े हम आगे दोस्त, दूं एक सवाल और, शाबाश जी। 6.5 7 महीने हो जाएगा यार, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा जी, एक चीज दिमाग में रखना, 9-10 महीने चलता है वहां पर कोर्स जहाँ वीक में 3 क्लासें होती हैं, आप वीक में 4 कर दें, 7 महीने 7.5 महीने में खत्म हो जाता है, ठीक है ना? हमने जो पुराना बैच शुरू किया था उसके तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और उनके 3 बड़े स्टैंडर्ड्स रह गए, तो खत्म हो जाएंगे, 2 फारिग हो जाएंगे, ठीक है ना? 7-8 महीने आप ले लो यार, जून 22 में पेपर है, सुकून से क्लासेस लो अभी। इसमें सर्विसेज का रेवेन्यू क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है ना बेटा, ये क्या है सर्विसेज का रेवेन्यू मेरा बच्चा? ये है तो सही। BFD अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? मैं तो रिजल्ट तक रुकना चाह रहा हूँ, अगले वीक से स्टार्ट करेंगे। टोटल कितने वीक्स, कितने आवर्स हम पढ़ाएंगे टोटल? यार मतलब ईमानदारी की बात यह कि टोटल 300 घंटे से 350 घंटे लगते हैं इस पे। 300 घंटे से कम में कोर्स मुनासिब हो सकता है, पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है? मुनासिब करना आपको मैं बता देता हूँ, मुनासिब करना किसको कहते हैं? मुनासिब करना ये कि मैं आपको 50% रिकॉर्डिंग दे दूँ तो हो जाएगा, फिर कोर्स 3 महीने में भी हो जाएगा, ठीक है? मैं रिकॉर्डेड कुछ नहीं दूंगा। अच्छा दूसरा ये कि मैं सारे ग्रुप, सारे जितने बच्चे हैं सबके पोर्टल पे पिछले अटेम्प्ट के सारे लेक्चर्स रख दूंगा, और नए लेक्चर जो होते जाएंगे वो साथ साथ में क्या होते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे। इसका फायदा क्या है? एक बच्चा चाह रहा है कि मैं जल्दी पढ़ लूँ सब कुछ, तो पिछले पूरे अटेम्प्ट के लेक्चर भी ऊपर पड़े हुए, आप वहां जाओ उससे पढ़ लो। नहीं सर मैं अभी पढ़ना चाह रहा हूँ, साथ साथ पढ़ना चाह रहा हूँ, साथ साथ पढ़ते, ठीक है? दोनों लेक्चर उस पर अपलोड होते रहेंगे, ठीक है? BFD मेरे हिसाब से, लॉ मेरे हिसाब से देर से देना चाहिए। क्लास के एंड पे इस पे पूरी डिस्कशन करते हैं, 20 मिनट में आपके साथ बैठूंगा, ठीक है? ठीक है, बैठ जाऊंगा आपके साथ, रुक जाइए।
फीस कितनी इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं? यार दे दो यार, 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में दे। बता रहा हूँ सारा। बड़े आगे कर लिया कॉपी। दूं एक सवाल दूं, दिमाग लगा पाओगे उस पे? हैं? दिमाग चलेगा? हैं? आओ चलाओ। कौन से? कर लो भाई। जो बंदा अपना प्रॉपर रजिस्टर बनाएगा, मैं आपको बता रहा हूं सर, उसके ठीक ठाक चांसेस होंगे पास होने के। और जो इस आश्रय रहेगा कि ARTD के पोर्टल पे तो पड़ा हुआ है ना, जब दिल करूंगा उठा लूंगा, वो दिल कभी भी नहीं करेगा। ठीक है ना? अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीजें लोगों को याद रहती हैं। ठीक है? ये आपको मैं वाकई बताऊं, खत लिखे होते आपने पुराने, अगर लिखे हो किसी जमाने में, आपको याद होंगे कि उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी। ये देखो, उस हाथ के साथ आपकी फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं। ये वाला हैंड आउट आज ही मिल जाएगा बेटा आपको। बड़े हम आगे। चलो जी, बड़े हम आगे मेरे प्यारे बच्चों। करो ये सवाल मेरा प्यारा भाई। मैं इसको रीड कर रहा हूं या खुद कर रहे हो रीड? सर ये वाला हैंड आउट उन मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं। किन मैसेजेस के असल? जी अच्छा, चलो जी। ये कह रहे हैं जनाब, ABC लिमिटेड सोल्ड अ मोटर बाइक टू अ कस्टमर। द फेयर वैल्यू ऑफ द बाइक वाज 5 लाख। ठीक है? द बाइक वाज सोल्ड अलोंग विद 3 ट्यूनिंग सर्विसेज which generally have a fair value of 40,000 each। तो 5 लाख की एक बाइक और 40 हजार वाली 3 सर्विसेज, ऐसा? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इस 3,90,000 बाइक, और सर्विस की कॉस्ट में 28,000 रुपए पड़ती है। द कंपनी चार्ज लमसम अमाउंट ऑफ 5,70,400 चार्ज्ड। ठीक है जी? द कैश वॉज कलेक्टेड एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आ गया? चलिए। एंड अकॉर्डिंगली द बाइक वॉज फिजिकली ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर्स कंट्रोल। ठीक है? ट्यूनिंग सर्विसेज हाउएवर विल बी सरेंडर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखना जरूरी है। वो क्या है? हाँ, इस पे लिखना ये कि यार जो मैंने पिछले सवाल में लिखा भी था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नेग्लिजिबल। ठीक है जी? तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। शाबाश। मुझे सिर्फ शुरू की 2 एंट्रीज पास करके दे दो। शाबाश। स्टडी टेक्स्ट लेना जरूरी है? नहीं बेटा, मैं आपको एक तो अपनी बुक दूंगा जिसमें सवालात होंगे, एक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ICAEW का कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का किताब अपने पास रखेंगे। ठीक है? उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है? लेकिन ऑनलाइन बैठे में हम, ये किसी ने आगे से दी है तो मैंने आपको नहीं दी है। ठीक है? समझ रहे हो ना आप? तो पायरेसी वगैरह का इशू होता है, तो वो मैं किसी ग्रुप पे डाल दूंगा, शमशाद बन के आप वहां से उठा लेना। ठीक है? ठीक है? कर लिया? मैं कराऊं? मैं करा दूं? सर देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया होगा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई किए, एक बाइक और दूसरा ट्यूनिंग सर्विसेज। सर दोनों की स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या क्या है? 5 लाख की बाइक है और 40,000 की 3 सर्विसेज हैं, तो
एक 20 हो जाएंगी। ये टोटल हो गया 6,20,000। अच्छा, हमने 6,20,000 की चीजों के कितने चार्ज किए? ट्रांजैक्शन प्राइस 5,70,400। ये 5,70,400 एलोकेट हो जाएंगे दोनों में। किस रेशो में? ट्रांजैक्शन प्राइस के रेशो में। कितना कितना सर? 5,70,400 डिवाइडेड बाय 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, कितना? 4,60,000। दूसरा 1,10,400। अच्छा, ये चूंकि 3 ट्यूनिंग सर्विसेज हैं तो मैं इसको 3 से डिवाइड भी कर देता हूं फर्दर। 36,800 पक्का। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने डे 1 पे एक एंट्री पास की होगी, किस तारीख को, जब मैंने पैसे रिकवर किए? नहीं लिखा हुआ सर, मैं ईयर 0 का वर्ड इस्तेमाल कर लूं। ईयर 0 कैश डेबिट 5,70,400। फिर सेल्स क्रेडिट कितने से? सर बाइक की सेल्स 4,60,000। फिर बाकी मैंने सर एडवांस ले लिए तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या अनअर्न्ड इनकम जो भी है आप क्रेडिट कर दो। कितने से? 1,10,400। फिर मेरे प्यारे बच्चों ईयर 0 पे मैं एक एंट्री पास कर रहा हूं, किसकी? कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 3,90,000। ऐसे ही 390 ही था ना। हमने देखो इन्वेंट्री जो बाइक बेची है उसकी कॉस्ट है 390। हाँ सर 390 सर, यही सर मुझे नजर भी आ रही है 390। फिर सर मेरे पास सर ईयर 0 के बाद सर मेरे पास पहले साल का एंड, क्या करूं मैं? सर मैं क्या करूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैश तो नहीं आएगा ना। बंदा आएगा आपके सामने ट्यूनिंग सर्विसेज के लिए गाड़ी खड़ी कर देगा, करो ट्यूनिंग सर्विस। कितना जी? 36,800। और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? यार रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 36,800। डन। अब बताएं पहले साल के एंड पे एक और ट्रांजैक्शन, एक और एंट्री, कॉस्ट ऑफ सर्विस डेबिट कितने से? 28,000। 28,000 कहां मेंशन्ड है? सर 28,000 यहां मेंशन्ड है। और मैं क्रेडिट क्या करूं सर? मैं कैश या पेबल क्रेडिट कर दूं। पक्का? ऐसा सर? पक्का? कितने लोगों ने खुद से सही कर लिया था? अच्छा, अब सुनना जरा दोस्त, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 21 एरियाज। कितने? 21 एरियाज। 21 सेफली 21 है। आप उसको सब डिवाइड कर दो, 25 एरियाज हैं जो स्टैंडर्ड में कवर्ड हो रहे हैं। कितने? 25 एरियाज। ठीक है, कुछ हमारे एरियाज ऐसे होंगे जिसपे 2-2 3-3 क्लासेस भी जाएंगी, कुछ ऐसे होंगे जिसपे एक क्लास में 3 कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सर हमने 25 एरियाज इसके अंदर कवर करने, समराइज कर दूं तो 21 हो जाएंगे, सब डिविजन निकाल दो तो 25 एरियाज हैं। ठीक है, मैंने पूरे कोर्स को ना सर इसी तरह सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है और पूरे कोर्स में अराउंड कोई 1800 के करीब सेगमेंट्स है। ठीक है, तो हम पहला स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं, उसमें पहला सेगमेंट कवर करने जा रहे हैं। अपने पास हेडिंग डालोगे मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। ईयर 1 में कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, मात्र कोई इशू वाली बात। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो मेरे बच्चों? 25 एरियाज की लिस्ट है, मैं आपको क्या पूरे 1800 एरियाज की लिस्ट भी दे देता हूँ, मसले वाली बात नहीं। 25 एरियाज हमने इस तरह डिवाइड किए हुए हैं कि मैं जो बेसिक बता रहा हूँ। मॉडिफिकेशन है हमारे पास, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे पास, फिर एक तीसरा एरिया है मॉडिफिकेशन एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं इसको अलग एरिया काउंट ना करूँ, इसी में काउंट कर लूँ, 2 एरियाज हैं, 3 हो गए। सर हमारे पास सब्सिक्वेंट डिस्काउंट्स हैं, सर हमारे पास जो है वो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम है, हमारे पास मटीरियल राइट्स हैं, सर हमारे पास प्रिंसिपल एजेंट का हिसाब किताब है, लाइसेंस है, राइट टू एक्सेस, राइट टू यूज है। इस तरह की 25 चीजों की लिस्ट है। ये पूरा स्टैंडर्ड उसमें कवर हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इंटरेक्ट करता है लीज के साथ भी, ये स्टैंडर्ड इंटरेक्ट करता है IFRS 9 के साथ भी। ठीक है ना, तो जो जो चीजें इंटरेक्ट कर रही होंगी मैं वहां रोकूंगा, मैं कहूंगा ये हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चले जी। लास्ट एंट्री में कैश क्रेडिट क्यों किया है? देखें, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो सर्विस हमने कस्टमर को दी ना, वो हमने किसी और से ली थी। ठीक है, वो हमने क्या की थी? किसी और से ली थी, किसी निक्के पांडे से, किसी अपने एम्प्लॉय से ली थी, इसको हमने क्या किया? पैसे दे दिए। अगर इस तरह सर्विस मालिक ने खुद दी हो, जैसे अहमद रजा ARTD में पढ़ा रहा है, तो ये वाली एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? खुद मालिक दे रहा है ना, कंपनी खुद सर्विस दे रही है, किसी को पैसे नहीं देने उसके। तो अगर ऐसा कोई सीन है तो मैं क्या करूंगा? ये एंट्री पास नहीं करूंगा। ठीक है, एक डेंटिस्ट है, उसका क्लिनिक है, ठीक है, उसके अकाउंट्स बना रहा है, वो डेंटिस्ट खुद ही लोगों के दांत सही करता है,
ठीक है, तो सर वो रेवेन्यू की एंट्री पास करता होगा, कॉस्ट उसकी कोई नहीं। हाँ, उसके बाद बाकी के डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उनको अगर वो कॉस्ट पैसे देगा तो वो कॉस्ट की एंट्री पास करेगा। डन। IFRS 15 से हर बार सवाल आता है? नहीं, IFRS 15 से ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में सवाल आता है 15 से 20 मार्क्स का, और 15 से 20 मार्क्स में एक केस कवर नहीं होता, 3 से 4 केसेस कवर होते हैं। बुरी हालत जब होती है लोगों की, जब एक ही केस आता है 15 मार्क्स का, वो आ चुका है पास। ठीक है जी। लेकिन आमतौर पर एग्जामिनर क्या करता है, इसमें 3-4 ट्रांजैक्शंस डाल देता है, वो सारी 3-4, यानी एक केस 1 पे डाल दी, एक केस 6 पे डाल दी, एक केस 5 पे डाल दी, इस तरह की चीजें। चलिए जी, हम कवर करने जा रहे हैं किस चीज को? मॉडिफिकेशन। सर प्लीज बोर्ड पे देखना। देखिए, मॉडिफिकेशन की पांच मॉडिफिकेशन के केसेस हैं। ठीक है, 5 केसेस हम कवर करने जा रहे हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट 1 है। 5 केसेस हैं इसके अंदर। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीजों में से कोई चीज चेंज हो जाए। वो 2 चीजें क्या है? स्कोप और प्राइस। अगर ये दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चेंज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन। ऐसा? तो मिसाल के तौर पर ARTT में एक बच्चा जो है वो पढ़ने आया CFAP, उसने कहा सर मैं 6 के 6 सब्जेक्ट CFAP के यहाँ से पढ़ूँ। पैसे हमने उसको बता दिए, भाई 6 सब्जेक्ट्स के पैसे हैं जनाब 1 लाख रुपए, 20,000 आपको डिस्काउंट। ठीक है जी। उसने एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, उसके बाद वो आया, उसने कहा सर कुछ नेगोशिएट कर लें, पैसे नहीं दे सकता। ठीक है, कुछ पैसे कम कर दें। हमने पैसे कम कर दिए, स्कोप कम किया, पैसे कम किए। स्कोप में अब भी कितने सब्जेक्ट्स हैं? 6 सब्जेक्ट्स हैं, हमने प्राइस कम कर दी। ये मॉडिफिकेशन है। वो आया, उसने कहा भाई मैंने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हमने स्कोप कम कर दिया, प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, उसका स्कोप कम कर दिया। एक सब्जेक्ट और पढ़ा दो, क्या किया हमने? स्कोप बढ़ा दिया। तो स्कोप या प्राइस दोनों में से कोई एक चीज भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन। क्या कहेंगे जनाब? मॉडिफिकेशन। ऐसा? अच्छा, अब ये याद रखना, एक कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटेड और एक होता है एग्जीक्यूटरी। ठीक है जी। 2 पार्ट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। 2 पार्ट्स हैं। एग्जीक्यूटेड का मतलब है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आपने फुलफिल कर दिया। एक वो पार्ट है जो आप मुस्तकबिल में फुलफिल करोगे। एक कंपनी ने 5,000 यूनिट बेचने थे कस्टमर को, 2,000 बेच चुकी है, 3,000 और बेचने हैं। तो एग्जीक्यूटेड पार्ट कौन सा है? 2,000। एग्जीक्यूटरी पार्ट कौन सा है? क्या दोनों पार्ट्स में मॉडिफिकेशन आ सकती है? हाँ सर, दोनों पार्ट्स में मॉडिफिकेशन आ सकती है। याद रखना, एग्जीक्यूटेड पार्ट की मॉडिफिकेशन इमीडिएटली रिकॉर्ड होती है। कैसे? इमीडिएटली रिकॉर्ड होती है। किसकी किसकी मॉडिफिकेशन? एग्जीक्यूटेड पार्ट में जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आपने मॉडिफाई किया चीजों को। यार वो पिछले हफ्ते तुमने गुड्स बेचे थे ना, महंगे बेच दिए थे, उस पर डिस्काउंट दे दो। पिछले हफ्ते तुमने गुड्स बेचे थे ना, खराब बेचे थे, पैसे वापस दे दो। पिछले हफ्ते जब तुमने गुड्स बेचे थे ना, मेरा जमीर नहीं मान रहा, पैसे कम आपने चार्ज किए थे, मैं और पैसे दे रहा हूं। ये किस पार्ट की मॉडिफिकेशन है? एग्जीक्यूटेड पार्ट की। एग्जीक्यूटेड पार्ट की मॉडिफिकेशन को हम एडजस्ट करेंगे इमीडिएटली। ठीक है जी। एग्जीक्यूटरी पार्ट, उसकी मॉडिफिकेशन होगी आगे जाके। ऐसा? ये याद रहेगा। कौन से पार्ट से? 2, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। पक्का? चलो जी, हम इसमें देखने जा रहे हैं केस 1। एग्जीक्यूटरी का मतलब जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा। जैसे एक बंदे को आपने 5,000 यूनिट्स बेचने, 2 बेच चुके हो आप, 3 और बेचने, तो एग्जीक्यूटेड वाला कौन सा? 2। और 3 जो आगे जाके बेचोगे वो क्या है? वो एग्जीक्यूटरी। ठीक है जी। हाँ भाई, एग्जीक्यूटेड पार्ट तुम्हारी जिंदगी में क्या? कैफ। एग्जीक्यूटरी तुम्हारी CFAP और MS है। ठीक है जी। अब ARTT तुम्हें कहे कि यार वो पिछले अटेम्प्ट में हमने पैसे ज्यादा चार्ज कर लिए, तो पैसे वापस कर रहे हैं। ये मॉडिफिकेशन है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की किस पार्ट की? एग्जीक्यूटेड की। ठीक है जी। है वापसी तो मतलब आप लोगों को देने चाहिए और यार। अच्छा जी, जो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है उसमें मॉडिफिकेशन कैसे आएगी? रिट्रोस्पेक्टिव मॉडिफिकेशन आती है। पिछले बार आपने गुड्स बेचे थे, खराब दे दिए थे, मैं कॉम्पनसेशन में आपसे पैसे चार्ज कर रहा हूं, पैसे वापस कर दिए। ये क्या है? मॉडिफिकेशन। प्राइस चेंज हो गई। किस पार्ट की? एग्जीक्यूटेड पार्ट की। ठीक है जी। किसके अंदर? देखो, आइए सेट में देखो, ये एक
एक बड़ा सिंपल सा केस है, IS8 में कवर होती है एरर्स। क्या ये एरर है? एरर का मतलब है आपको चीजें पता, आपने अकाउंटिंग गलत कर दी, आपने एक बंदे को चीज गलत बेच दी, आगे आके उसने कहा चीज गलत है, मुझे पैसे वापस करो, यहाँ ये सेट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। ये सेट अप्लाई कब होता है? गलत कर दी थी आपने, एंट्री गलत पास की, अब आप उसको सही करोगे तो आई सेट अप्लाई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चीजें फॉल्टी बेच दी, देर से बेची, पेनल्टी लग गई, सारी प्रोस्पेक्टिव चीजें। अच्छा जी, केस 1 क्या है, गौर से सुनना मेरे बच्चों, गौर से सुनना। सर एक कस्टमर से मेरा अग्रीमेंट हुआ कि मैं उसको बेचूंगा 5000 यूनिट, कितने? 5000 यूनिट बेचूंगा, यूनिट्स, ठीक है। रेट क्या होगा? हमारी सेलिंग प्राइस होगी 80 रुपए की, कितनी? 80 रुपए की। मुझे बताओ मेरा कितना टोटल रेवेन्यू बुक होगा, कितना अमाउंट बुक होगा सर ओवर द पीरियड, कितना? कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो, इतना बड़ा सर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज, तो सीधी सी बात है प्राइस चेंज हो गई हमारी जनाब। एग्जीक्यूटेड का प्राइस यहाँ ऑब्वियस सी बात है, स्कोप चेंज नहीं हो सकता उसका जी। कितना जी? 4 लाख। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे एक चीज ये बताओ प्यारे भाई, इसमें से ना हमने 3000 यूनिट कस्टमर को बेच दिए, कितने? 3000 बेच दिए, कितने वाले? 80 वाले। कितने का रेवेन्यू बुक कर लूं? 240 का। मुझे बताओ इसमें एग्जीक्यूट हो गया एक पार्ट, हो गया एग्जीक्यूट पार्ट, तो हमने क्या किया, हमने अपने पास एंट्री पास की, कैश या रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2,40,000 और सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 2,40,000। डन, डन हो गया। बताओ हमारा एग्जीक्यूटरी पार्ट कितना रह गया? 2,000। टोटल वैल्यू कितनी रह गई? 1,60,000। अब गौर से सुनना दोस्त, गौर से सुनना। एक कस्टमर आया, यही कस्टमर जिसको हमने 5,000 यूनिट्स का अग्रीमेंट किया, जिसके साथ कितने बेच चुके हैं हम उसको? 3 बेच चुके हैं, 2 बाकी है। उसने कहा सर मुझे 2,500 यूनिट और चाहिए, कितने? 2,500 यूनिट मुझे और चाहिए, कितने? 2,500 और चाहिए। मैंने कहा अच्छा तुम्हें 2,500 यूनिट और चाहिए, अग्रीमेंट तो हमारा सिर्फ 2 का बाकी है, तो मैं 2,500 इससे ऊपर चाहिए। उसने कहा जी सर मुझे 2,500 इससे ऊपर चाहिए। मैंने कहा ओके ठीक है, इसकी भाई प्राइस होगी 95। कितने? उसने कहा भाई पिछले दिनों में आपसे लेके गया 80 रुपए में 95 कैसे हो गई? मैंने कहा मार्केट में डिमांड चल गई है इसकी, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 95। उसने कहा सर इतना बिजनेस आपके साथ कर रहा हूं, 5,000 यूनिट आपसे पहले लिए, मैं 2,500 यूनिट लेके आ रहा हूं, 2 मार्केट में 95 की प्राइस होगी, कुछ कर्म करो ना, कुछ 90 कर दो, कुछ 85 कर दो। हमने कहा नहीं, लेना है लो, नहीं तो दफा हो जाओ, ठीक है। यानी हमने पुराने बिजनेस का कोई लिहाज नहीं रखा इस ट्रांजेक्शन के अंदर, ऐसा। इसका मतलब है सर आपने जो नई गुड्स उसको बेचने का वादा किया, किस रेट पे वादा किया? मार्केट प्राइस पे। अब सुनो, स्टैंडर्ड तुमसे 2 सवाल पूछता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडिशनल गुड्स ऐड हो रही है, फर्दर गुड्स आ रही है? हाँ, 2,500 यूनिट आ रहे हैं फर्दर। क्या वो 2,500 यूनिट डिस्टिंक्ट है? हमने भी आगे पूरा डिस्टिंक्ट की थ्योरी पढ़नी है। डिस्टिंक्ट को ऐसे समझो कि क्या वो अकेले मार्केट में बिक सकते हैं? हाँ बिक सकते हैं। ये मैं इस कस्टमर को बेच रहा हूं, किसी को भी बेच सकता हूं। जो चीज आइसोलेशन में बिक सकती है वो क्या है? वो डिस्टिंक्ट है। अगर मैं मार्केट से कुर्सी लेने जाऊं, ये क्या है? डिस्टिंक्ट है। कुर्सी मिलती है ना अकेली। सर मार्केट से मैं कीबोर्ड लेने जाऊं, मिलेगा मुझे? या वो कहेगा लैपटॉप के साथ देते हैं, सर ये डिस्टिंक्ट है। मोबाइल लेने जाऊं तो डिस्टिंक्ट है ये, ऐसा। सर जब चीजें आइसोलेशन में बिक सकती हैं, किसी का बाप उनको ये नहीं कह सकता कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डिस्टिंक्ट नहीं होगी, लेकिन आमतौर पर डिस्टिंक्ट, जो हमने आगे पूरा पलंदा खोलना है डिस्टिंक्ट का, सिंपल डेफिनेशन क्या है? वो चीज जो मार्केट में आइसोलेशन में बिक सके वो डिस्टिंक्ट है। मुझे बताओ सर 2,500 यूनिट में उसको बेच रहा हूँ, क्या ये एडिशनल गुड्स ऐड हुई? हाँ। क्या ये डिस्टिंक्ट है? हाँ। क्या जो प्राइस हमने इसमें रखी है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो मार्केट प्राइस है? कोई लिहाज तो नहीं रखा आपने, कोई रिलेशनशिप देख के कम तो नहीं कर दिए पैसे, कोई पुराना बिजनेस का ताल्लुक देख के कम तो नहीं कर दिए, कोई बल्क डिस्काउंट के चक्कर में कम नहीं। हमने कहा नहीं भाई, कुछ भी नहीं, हम कोई लिहाज नहीं रख रहे हैं। प्राइस कितनी होगी? 90। स्टैंडर्ड कहता है भैया आप ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट को अलग ट्रीट करो और इसको अलग ट्रीट करो, क्योंकि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी नए बंदे से भी करते तो यही वैल्यू आपको मिलती। तो आप ऐसे कंसिडर करो कि कस्टमर आपके लिए नया कस्टमर है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? 2,500 इंटू 95 करो, कितना आ रहा है? 237। अब बताओ इस कस्टमर के साथ मेरे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एग्जीक्यूटरी नेचर के हैं, जो हमने कंप्लीट करने हैं अभी।
2000 यूनिट हमने इसको बेचने 160 1,60,000 में, और हमने 2500 यूनिट इसको बेचने कितने में 95 में। अब सुनो, इस बंदे ने उसी वक्त कहा कि मुझे आप इसमें से 4000 यूनिट्स दे दें। कितने? 4000 यूनिट। मैंने कहा 4000 यूनिट तुम्हें किस कॉन्ट्रैक्ट में से दूं? सर मुझे तो नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट में, मैं तो आपसे 5000 यूनिट पहले खरीदे थे, उसमें 3 ले गया था, 2 बाकी थे, 2.5 और चढ़ा दिया मैंने, तो मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हो जाए 4.5। मैं कह रहा हूं उसमें से मुझे 4000 आप दे दें। अब बताओ 4000 उसको किस कॉन्ट्रैक्ट में से मैं दूं? पुराने वाले में से दूं या नए वाले में से दूं? सर आमतौर पे हम स्टॉक को बेचते हैं फीफो बेसिस पे, पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं फिर। अब बताओ उस बंदे से मैंने क्या किया, मैंने सर उस बंदे को मैंने कहा ठीक है मैं आपको दे रहा हूं सर 4000 यूनिट्स, अब बताओ मैं 4000 यूनिट की सेल कैसे बुक करूं? सर रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट में 2 टुकड़ों में डाल दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। 1,60,000 इधर, और फिर रिसीवेबल डेबिट कितने से? सर 2000 इंटू 95 करो, 1,90,000, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 1,90,000। मैं चाहता तो इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी पास कर सकता था। ऐसा ये दोनों एंट्रीज किस रेट कब पास हुई हैं? आफ्टर मॉडिफिकेशन। ऐसा अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास कितने यूनिट्स रह गए जो मैंने इस कस्टमर को बेचने? 500। किस रेट पे बेचने? 95 पैसा। ऐसा सर अब मुझे एक बात बताएं सर, ये केस भी मिलेगा हैंडआउट्स में? यार भाई मैं आपको ऐसे ही जरा सरसरी बता देता हूँ, लोगों को ना लॉजिस्टिक्स का थोड़ा ज्यादा टेंशन होता है। ये मिलेगा, वो मिलेगा, चूरन डलेगा पान में, गुलकंद डलेगी है। सर ये हैंडआउट है IFRS 15 का, ठीक है, इसमें सारे सवालात हैं, ठीक है, ये सवालात हैं टोटल इन नंबर, इसमें पास पेपर्स भी शामिल हैं। सर इसके टोटल नंबर ऑफ सवालात हैं 75, ठीक है। 18 सवाल का हैंडआउट इसके अलावा है जो IFRS 16 और IFRS 9 से कनेक्टेड है, ठीक है। वो तकरीबन 17-18 सवाल और हैं, तो 90 के करीब सवाल हैं। नहीं ये हम नहीं देते किसी को भी, ये हम दराज में रखते हैं। तो बुक में बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा आप यार तुम लोग के लिए तो बना है यार, मेरी जान, और किसके लिए बना है? अच्छा जी, ये मार्केट प्राइस पे ही दे रहा है तो मॉडिफिकेशन कैसे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, टेक्निकली मुझे बताओ आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रखी है? वो अलग, ये अलग, वो अलग, ये अलग। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इसके लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नरेशन में बनेगा? नहीं, जरूरी नहीं। उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या कर देंगे, लीगली मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। नहीं क्या आपने इस पे मॉडिफिकेशन की ट्रीटमेंट की? नहीं। एक बच्चा कह रहा है जब नया कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन कैसे, बात बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड कहते हैं चेक करो ये मॉडिफिकेशन है किस नेचर की। ऐसा तो नहीं है कि इसको आपने बिल्कुल अलग रखना है। मैं कह रहा हूं हाँ भाई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें मॉडिफाई हुई चीजें, फर्दर चीजें ऐड हुई, लेकिन वो इस नेचर की हैं, उस प्राइस पे हैं कि यार मैं किसी स्टैंड अलोन कस्टमर को बाहर भी देता तो यही रेट पे देता, किसी और से भी कॉन्ट्रैक्ट करता तो यही कॉन्ट्रैक्ट होता, तो मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूं, अलग ट्रीट कर रहा हूं। पक्का? कोई मसला नहीं है जी। हाँ? नहीं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, उसी कॉन्ट्रैक्ट में आप एडेंडम डाल दें जी कि भाई ये फर्दर यूनिट ऐड हुआ जी। देखो फीफो और वेटेड एवरेज ना आपकी कॉस्ट की बेसिस होती है, रेवेन्यू की बेसिस नहीं होती है। फीफो और वेटेड एवरेज आपकी कौन सी बेसिस होती है? कॉस्ट की बेसिस होती है। तो रेवेन्यू को बेहतर है कि आप फीफो भी करो, क्योंकि जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स दी हुई है ना वहाँ फीफो ही हुआ है, बोला नहीं है उसने। वो आपकी उससे बनी, ठीक है, वो आपके स्टॉक के रिकॉर्ड के हिसाब से बनी, ठीक है जी। बड़े हम आगे दोस्त मेरे बच्चों बढ़ जाए, सेकंड केस देखें, इसका केस 2 देखें, तैयार हो? छोड़ दे, नहीं मिलेगी आर्टिकलशिप, मिल जाएगी, मिल जाएगी आर्टिकलशिप रुक जा। सीए फाइनल के बच्चे बहुत सीरियस है भाई,
अल्लाह की कसम शुरू से बता दिया, कोई लाइव क्लास नहीं लेगी। कई सारे बच्चों ने जो पढ़ रहे थे कॉस्टिंग लास्ट टाइम, लाहौर से या वहां से, एक वर्डिक्ट, कोई लाइव क्लास नहीं लेंगे। नाराज नहीं होइएगा सर, आप गालियां देते हैं क्लास में कि क्लास लाइव लो, नहीं लेंगे, हम रिकॉर्डिंग में गालियां सुन लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लो। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे। केस 2 तैयार हो? प्यारे बच्चों, केस 2 प्लीज बोर्ड पे देखना। सेम एग्जांपल, यूनिट्स। कितने केसेस हैं इसके अंदर? 5। सेकंड केस हम देखने जा रहे हैं। किस रेट पे हमने इसको सेट किया सर? 80 रुपए के रेट पे। अमाउंट कितनी बनती है? 4 लाख। इसमें से हमने कितने बेचे? एग्जीक्यूटेड 3000। किस रेट पे? 80 पे। मेरे बच्चों कितना आता है ये? 2,40,000। एंट्री क्या पास की? रिसीवेबल या कैश डेबिट कितने से? 2,40,000। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से या सेल्स क्रेडिट कितने से? 2,40,000। कौन सा पार्ट? एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटेड। रिमेनिंग कितने रह गए? 2,000। कितने में बेचने? 80 में। वैल्यू कितनी रह गई? 1,60,000। अब आया कस्टमर सर, यही वाला, कहता है मुझे 2,500 यूनिट और चाहिए। हमने कहा ठीक है। हमने कहा भाई तू भाई है, तुझे 2,500 यूनिट हम दे रहे हैं 88.8 में। कितने में? वैसे मार्केट रेट क्या है? 95। तुझे 88.8 में। उसने इस पे सवाल पूछा, मुझे क्यों 88.8 में? मैंने कहा तुम पुराने कस्टमर हो, दोस्त यार हो यार, ठीक है, तुम पुराना बिजनेस भी है तुम्हारे साथ, तो चलो तुम्हें कम कर दिए। कितने आते हैं सर ये टोटल? 2,22,000। अब सुनो 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 सुनो, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है वो सुनो। स्टैंडर्ड कह रहा है भैया अब आप एक काम ये करो, जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है ना पार्ट, उसको आप खत्म कर कंसिडर करो। अब आप अज्यूम करो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया ये, ठीक है। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना। नए कॉन्ट्रैक्ट में हमने देने 7,500 यूनिट्स, सॉरी 4,500 यूनिट्स। नए कॉन्ट्रैक्ट में हमने देने कितने? 4,500 यूनिट। और उनकी वैल्यू कितनी है टोटल? उनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू बता सकते हो? ये ऐड हो सकते हैं आजकल। 3,8,2,000,000। ये कितना है? 4,500। स्टैंडर्ड कह रहे हैं भैया आपका जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट का रिमेनिंग पार्ट है और जो नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, आप इन दोनों को मिला के एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो। अज्यूम करो पुराना खत्म और अब नया एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे बताओ अगर नया एक ही कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें हमने यूनिट कितने देने? 4,500। क्या ये यूनिट दोनों एक जैसे हैं? हाँ, यूनिट दोनों आइडेंटिकल है। ऊपर वाले 2,000 और नीचे वाले 2,500 आइडेंटिकल हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। बाद में प्राइस चेंज हो गई लेकिन है क्या? आइडेंटिकल। अब बताओ मैं दोनों को ऐड करके एक रेट निकाल सकता हूं। कितना? 84.88 या 8 खाली? अच्छा लाइन से अट्ठे आ रहे हैं। अच्छा ये सुनना, 4,500 यूनिट्स एक रेट कांस्टेंट कितना जी? 84.88 में। फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो एग्जामिनर घेरेगा तुम्हें। ये जो ऊपर वाले 2,000 यूनिट बचे हुए और जो नए वाले 2,500 यूनिट है, ये सारे क्या है? एक जैसे हैं। ये पेन है, पेन सेम कलर के पेन है, सेम साइज के पेन है। फर्क क्या है दोनों में? पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया, बस। और कोई फर्क नहीं है, दोनों डन। मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अब मैं अगर बुक करने जाऊं, बताओ कस्टमर मुझसे 4,000 यूनिट्स मांग रहे हैं, क्या एंट्री पास करूं? रिसीवेबल डेबिट कितने से? 4,000 इंटू 84.888888 कितना? 33,950। 33,950 पक्का? और सेल्स क्रेडिट कितने से? 3,39,550। सही करा?
520 है। नहीं, रेट 84.4 नहीं आ रहा बेटा, सही बताया बच्चों ने। कितना ये बेटा बता दो? 520 है। जी अब सुनो 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 मेरे बच्चों, मैं आपसे बड़ी बेसिक से एक सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझे बताओ अभी तक जो दोनों मॉडिफिकेशंस आई हैं उनमें डिफरेंस क्या है? क्या दोनों में गुड्स ऐड हुई है? हाँ गुड्स ऐड हुई है। क्या दोनों में जो गुड्स ऐड हुई है वो डिस्टिंक्ट है? हाँ डिस्टिंक्ट है। फिर फर्क क्या दोनों में? एक में स्टैंड अलोन प्राइस मार्केट के बराबर है, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है मार्केट के बराबर है, दूसरे में ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट में के बराबर नहीं है। ऐसा जहां मार्केट के बराबर नहीं है तो आपने क्या किया, आपने नया जो गुड्स ऐड हो रहे हैं और पुराने में जो एग्जीक्यूटरी पार्ट था दोनों को मिला के क्या कर दिया, एक नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लिया और उस पर आपने क्या किया, एक सिंगल रेट अप्लाई कर दिया। देखो मैं एग्जामिनर हूं, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं आपसे कहूं जो 2500 यूनिट है ना, ये जंबो साइज है, ऊपर वाले के डबल है, आपको मैं फंसाऊं उसके अंदर, ठीक है जी। लेकिन हाँ है अच्छा नहीं है ना, तभी तो जी रेट अगर एवरेज 84.4 आता है, नहीं एवरेज 84.4 नहीं आता। डन है जी, हम तीसरे केस पे जाएं, हमारे पास टाइम कितना रह गया? खत्म हो गया, कलमा पढ़ के मर जाओ। हाँ अच्छा जी चलो हम यहीं रुकते हैं, यहीं तक करते हैं। अब देखो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सुन लेना जो हमारे मतलब जो वो बच्चे बैठे हैं जिनकी अटेम्प्ट है, मतलब जिनके अटेम्प्ट किया, जो अभी इंडक्ट हुए फॉर्म में, यानी जिन्होंने अभी कैफ क्वालिफाई किया, वो रुक जाए जरा सा, बाकी आप छुट्टी कर लें। देखो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं देखो एक अजीब चीज मार्केट में देखता हूँ, ठीक है, और मैं खुली बात करूंगा ताकि और अल्लाह से हम रहनुमाई डिमांड करेंगे सर। एक हमारे पास FFR है, लॉ है, तीसरे नंबर पे क्या आता है, कैफ 3 BM, कैफ 4 BFD 5 टैक्स और ऑडिट, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे गए एक कॉलेज में, वहां एक टीचर पढ़ाता है FFR और वहां दूसरा टीचर पढ़ाता है लॉ, उसे कहा आपको देना चाहिए FFR और लॉ, वो कॉम्बिनेशन बेस्ट है। फिर आप एक इंस्टीट्यूट में गए, वहां एक टीचर पढ़ाता था FR और दूसरा पढ़ाता था BFD, उसे आपको कहा बेहतरीन कॉम्बिनेशन है FFR और BFD। फिर आप एक और इंस्टीट्यूट में गए, वहां को एक टीचर मिला जो पढ़ाता था FFR, दूसरा पढ़ाता था ऑडिट, उसने आपको कहा इससे बेहतरीन तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। आपको दी अल्लाह ने अकल, ठीक है जी, आप सारी चीजें सामने रखें और खुद फैसला करें। ये जरूरी नहीं है कि दो लोगों का फैसला एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं है कि दो लोगों के लिए कॉम्बिनेशन एक जैसा बेहतर हो, ठीक है जी, ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। इस बात को कहने में मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बात कर रहा हूँ कि जो बात करूंगा आपसे वो बताऊंगा आपको, वो बात होगी जो फैक्ट है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि यार एक ऐसी बात आपके सामने रखी जाए जो फैक्ट ना हो, आपको टिल्ट किया जाए किसी तरफ, आप बाद में गालियां दोगे, बाद में बदवा दोगे। देखो FFR पे आवर्स लगेंगे तुम्हारे तकरीबन 300 के करीब। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मार्केट में कोई अच्छा टीचर नहीं है। जो नए लॉ का सिलेबस है, जो नए लॉ के एग्जाम में पूछने का तरीका है, कोई भी टीचर नहीं है इस वक्त मार्केट में, ठीक है। सब लॉ पढ़ाते हैं, पेपर में लॉ आता नहीं है, पेपर में उसकी एप्लीकेशन आती है, ठीक है। यस ये बंदा, अगर कोई बंदा ये लॉ तैयार करेगा, उसके सब्सटेंशियल टाइम चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लगभग इसको भी कह देता हूं कि सर ये भी कोई 300 घंटे वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। BM की कोई क्लासेस नहीं लेता, ना कोई क्लास होती है, ठीक है, ना कोई क्लास होती है BM की। शायद किसी जगह पे कोई वर्कशॉप होती हो पंजाब में, शायद एक को वर्कशॉप करा दे या रिकॉर्डेड लेक्चर दे दे, विच मे बी से 60 आवर्स 70 आवर्स का टोटल लेक्चर, इससे ज्यादा इस आवर्स नहीं। BFD एक जमाने में बहुत बड़ा कोर्स होता था, अब कोर्स ऐसा हो गया है कि वो 240-250 घंटे में हो जाएगा आराम से, ठीक है। टैक्स 150 घंटे का टोटल कोर्स है, सबसे छोटा कोर्स कैफ में, कोर्स की जो मैं बात करूं वो टैक्स का कोर्स है छोटा, ठीक है। और पहली अटेम्प्ट में टैक्स जिंदगी में कभी नहीं देना। इसकी वजह यह है कि टैक्स जब तक आप फॉर्म में जाके कुछ सीख ना लो, टैक्स से रिलेटेड काम ना कर लो थोड़ा बहुत, आपको चीज समझ ही नहीं आएगी,
और दूसरा ये कि टैक्स जब भी देना 6 महीने वाली अटेम्प्ट में देना, क्योंकि हर अटेम्प्ट में टैक्स का कोर्स चेंज हो रहा होता है। ठीक है जी, लॉ चेंज होता है, चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर आता है ऑडिट। ऑडिट जो है वो कोई 150 से 120 घंटे का टोटल कोर्स है। ठीक है जी, अब देखो आप अपने सामने रखो चीजें कि आपको शुरू में मिलेगा तकरीबन 1.25 साल के करीब, 1 साल 1 महीना 1 साल 2 महीने आपको ये मिलेगा। अब तो खैर 1 साल ही रह गया जिसकी अटेम्प्ट है। 1 साल में आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो वो आप अपने सामने रखो। ठीक है जी, मैं आपकी जगह होता पेपर देने, मैं शायद उठाता FR, मैं उठाता लॉ, ठीक है, और मैं उठा लेता इनमें से BFD या ऑडिट में से कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, मैं दे देता 3 बड़े, शुरू में बड़े पेपर दे देता। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, पिछली अटेम्प्ट में और पिछले से पिछली अटेम्प्ट में और उससे पिछली अटेम्प्ट में मेरे पास ना इधर IBA के लड़कों की भरमार थी। IBA से जो पास होगी इधर आते थे तो यहीं से उन्होंने फाइनल पढ़ा। मुझे उनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने किया ये कि उन्होंने उठाया पहले FFR, साथ में उठाया BFD, साथ में उठा लिया उन्होंने ऑडिट, किसी ने उठा लिया BM। ठीक है, उनका एक MSA खुल गया अगली अटेम्प्ट में और एक उनका एक्स्ट्रा पेपर पास हो गया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने उठाया FR, BFD और ऑडिट, तो अगली अटेम्प्ट में उसका सर MSA 1 खुल चुका था, उससे MSA 1 दिया, साथ में BM दे दिया, साथ में टैक्स दे दिया, ये 3 निकल गए। ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताएं सर, 4 पेपर भी सेकंड टाइम आप 3 पेपर दे सकते हो, आप उठा के ड्रॉप कर दो, भले आप उठा के इसमें से टैक्स ड्रॉप कर दो, आप उठा के उसमें से कोई और ड्रॉप कर दो, लॉ आप दे दो एंड में जाके। 2 अप्रोच है, पहली अटेम्प्ट में नहीं दे रहे हो लॉ तो कब देना है? फिर आखिरी अटेम्प्ट में देना है। फिर दरमियान में लॉ देने की कोशिश करोगे वो पूरी अटेम्प्ट करोगे, ठीक, कंट्रोल नहीं होगा। आपने डिसाइड करना है कि मैंने लॉ कब देना है, शुरू में देना है या आखिर में देना है। एक इस सब्जेक्ट का तो फैसला आपने ये करना है। 2 है बीच में यतीम सब्जेक्ट्स। यतीम सब्जेक्ट का मतलब है ये और ये टैक्स सेटल्ड सब्जेक्ट है, सबको पता है टैक्स उस अटेम्प्ट में देना है जो 6 महीने वाले अटेम्प्ट, कोई दूसरी में देगा कोई तीसरी में देगा, कोई मसले वाली बात नहीं, आमतौर पे लोग तीसरी में देते हैं। अब देखो सारी चीजें तुम्हारे सामने, मेरे हिसाब से तुम्हें पिक करना चाहिए 3 बड़े पेपर शुरू, और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो 3-4 बन सकते हैं। एक बन सकता है FR, ठीक है जी, FR लॉ, और तीसरा हमारे पास बन सकता है ऑडिट। ठीक है, या हमारे पास बन सकता है FR, BFD और लॉ। ठीक है जी, एक हमारे पास बन सकता है FR, BFD और ऑडिट। ठीक है जी, एक हमारे पास लूसी बन सकता है FR, BFD, ऑडिट या सॉरी BM। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, मैं आपकी जगह पेपर दे रहा होता, मेरी प्रेफरेंस अलग है, मैं फिर आपको बताऊं, मैं अपनी प्रेफरेंस बता के आपको नहीं करना था, मेरी प्रेफरेंस होती मैं उठाता ये कॉम्बिनेशन, मैं ये कॉम्बिनेशन उठाता या मैं ये कॉम्बिनेशन उठाता। उसका रीजन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में में एक MSA खुल रहा है, एक में MSA 1 खुल रहा है, दूसरे में MSA 2 खुल रहा है। लॉस MSA 1 MSA 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप मेरे हिसाब से वो कॉम्बिनेशंस में से अगर एक आपने पिक करना कर लो, लॉ आप जाके आगे जाके दे दो। लॉ का एग्जामिनर भी मैच्योर नहीं हुआ अभी तक, और टाइम के पेपर देखो ऐसे लग रहा है कि वो कॉर्पोरेट लॉयर्स कि आप लोगों ने पेपर नहीं देना, क्या ये फाइनल के बच्चों ने पेपर नहीं देना, जो 25-30 साल उन्होंने पर्चा देना है। ठीक, पढ़ देना लास्ट में एक सवाल कि उस एक लेटर में उसने चीजें आइडेंटिफाई की, वो लेटर में गलतियां थी, एग्जामिनर ने बताया ही नहीं था कि लेटर में उसने जहां से लॉ रेफर किया वो गलत है, और क्लाइंट ने क्या किया उसके हिसाब से आगे जो है वो काम करना था। यार वो सवाल आप उठा के देखो, आपको लगेगा पता नहीं यार किस बदवाइया लोग होते हैं ना। ठीक है, सॉरी बेटा वो कट गई थी आवाज, ठीक है ना, तो वो खुद ही काट दी थी मैंने। तो एक मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन ये देगी, अगर कोई बंदा लॉ दे रहा है देन फिर मेरे हिसाब से ये इन दोनों में से मैं अगर प्रेफर करता तो मैं ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करता, ये भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। यार देखो ऑडिट उसूलन ईमानदारी की बात करूं, ऑडिट देना चाहिए पहली अटेम्प्ट के बाद, दूसरे अटेम्प्ट में देना चाहिए, कोर्स छोटा है उसका,
वो आराम से 6 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। 150 घंटे का कोर्स है, छोटा कोर्स है। देखो यार ये आप इसकी लॉजिकल सीक्वेंस देख लो, किस सीक्वेंस में आई के अंदर रखा हुआ है, ऑडिट कहाँ रखा है आखिर में। चूंकि अभी इंस्टीट्यूट में मैं बीएफडी पढ़ाता मैं तो आपको एफआर और बीएफडी लो, और लॉ नहीं पढ़ाता तो मैं आपसे कह रहा हूँ आखिर में ले लो। आप ऐसे ही सोचो, आप बैठ के सोचो कि आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है जी। अच्छा अब मैं हर जगह देख रहा हूँ एफआर ले लो ऑडिट ले लो, एफआर ले लो ऑडिट ले लो, क्यों? वो फला बंदे ने कहा, फला ने कहा, वो तुम्हें अल्लाह ने ज़हन दिया नहीं दिया। ये 4 कॉम्बिनेशंस हैं ना, यू हैव टू डिसाइड कि इनमें से कोई एक आपने पिक करना है। लॉ जल्दी दे रहे हो, पहले 2 हैं, लॉ बाद में देना है, बाद वाले 2 हैं, अप टू यू, अप टू यू। जिस बच्चे ने कॉस्टिंग के सेटअप में पास किया है, मेरे हिसाब से उसको बीएफडी लाजमी उठाना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो बीएफडी में वो नॉलेज तुम्हारी कैपिटलाइज हो जाएगी, और दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आप यहाँ जब आईएफआरएस 9 आईएफआरएस 2 पढ़ रहे होगे तो उसकी एप्लीकेशन आप बीएफडी में देख रहे होगे, ठीक है जी। उसी की एप्लीकेशन आप बीएफडी में देख रहे होगे, और कोई वईद नहीं है कि जो कोर्स छोटा हुआ है ना, ये डाउन द लाइन जाके दोबारा बड़ा हो जाए, ठीक है ना। ये कोर्स ठीक ठाक छोटा कर दिया उन्होंने, इंटरेस्टिंग कर दिया कोर्स, ठीक है जी। अप टू यू है। बीएफडी 3 महीने में हो जाता है, 3.5 महीने का कोर्स है बीएफडी, आराम से हो जाता है, मसला नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो वो लोग जिस शुरू के 3 सब्जेक्ट्स वो लोग जिनकी क्लासें लेनी है, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, 2 अभी ले लो, 1 अगली अटेम्प्ट में ले लो, ठीक है, ऐसे कर लो हैं। देखो 1 साल है, अगली 6-6 महीने में आएगी तमीम, ये बस हैं। देखो पहला वाला जो वो सेकंड एफआर बीएफडी और लॉ, इसमें एक और बड़ा मसला है, 1 दिन का भी गैप नहीं है, 3 दिन 3 पेपर्स। सर आई एम एन एवरेज स्टूडेंट क्वालिफाइड कैव इन लास्ट अटेम्प्ट, आई वांट टू सेलेक्ट एफआर एंड ऑडिट, इज इट अ गुड डिसीजन? देखो बेटा ऑडिट इसलिए नहीं सेलेक्ट करोगे किसी से सुन लिया या मुझसे सुन लिया तो ऑडिट देना है। यार ऑडिट का पेपर बहुत प्रैक्टिकल होता है भाई, यहाँ पे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी रिजल्ट आएगा ना ऑडिट का, आपको अंदाजा हो जाएगा। जिन्होंने नए नए जो है ना वो बच्चों ने पेपर दिया ना, जिनकी पहले अटेम्प्ट थी, उनका ऑडिट का रिजल्ट देख लेना। मैं फिर आपको बताऊंगा, मेरे हिसाब से अगर देना है ना, बड़े पेपर शुरू में दे दो। आप भले लॉ दे दो, आप ऑडिट पीछे करके लॉ दे दो, लेकिन अगर आपने ऑडिट देना है तो बाकी 2 बड़े उठाना। 4th भी सही है, तीसरा भी सही है। अगर आप ऑडिट उठा रहे हो एफआर बीएफडी पे 7 उठाओ लाजमी, ठीक है ना। 2 तुम्हारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, 1 तुम्हारा थ्योरी हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। साथ में अगर बीएम उठा रहे हो तब भी सही है। लॉ उठा रहे हो, सबसे भारी जो है ना वही है, सबसे भारी। अगर एक बंदा चाह रहा है, अच्छा स्टूडेंट है, सर जो 4 देना चाह रहा है ना, वो तो लॉ कभी भी ना दे बीच में, वो लॉ ना दे, कभी जिंदगी में लॉ ना दे पहली अटेम्प्ट में। लास्ट अटेम्प्ट में हमारे यहाँ से एक बच्चे ने सीफैब में 5 पेपर पास किए, सीफैब में 5 पेपर एक अटेम्प्ट में पास किए, ठीक है जी। क्या नाम था जो अभी फाइनेंशियल ओलंपियाड में, या ने लास्ट अटेम्प्ट में 5 पेपर एआरटीटी से पास किए, ठीक है जी। उससे एफआर की क्लासें ली है, बीएफडी की क्लासें ली, बाकी किसी चीज की क्लासें नहीं ली। टैक्स भी वो खुद तैयार कर रहा है, खुद पढ़ता है, वो क्लासों का मोहताज नहीं हो। जबरदस्ती हमने उसको पकड़ाई थी क्लासें, और उसने वो कहा कि सर कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने देख लिए, बाकी मैंने खुद सॉल्व कर ली, ठीक है ना। जीनियस बच्चा वो। बाकी लोगों ने 4-4 दिए, 3-3 निकले सबके, एक आध रुक गया, और जिसका जो रुका ना वो ऑडिट रुका, ठीक है जी। आपकी मर्जी है, मैं आपको कहूंगा कि एफआर बीएफडी ऑडिट उठा लो या एफआर बीएफडी बीएम उठा लो, ठीक है। मेरे हिसाब से लॉ अगर आपने अभी देना है तो फिर बाकी 2 में 1 एफआर 1 लॉ 1 ऑडिट कर लो, फिर बीएफडी एफआर साथ नहीं उठाओ, ठीक है। क्योंकि बीएफडी एफआर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, बीएफडी छोटा है, टेक्निकल बहुत है, ठीक है जी। देखो उसको बोलना ऑडिट पहली अटेम्प्ट में ना दो, देखो हर बंदे का अपना प्रेफरेंस है ना। उस बंदे को ऑडिट पहली अटेम्प्ट में नहीं देना चाहिए जिसने पीछे जाके ऑडिट पहली अटेम्प्ट में पास किया, वो जल्दी निकल गया उसका। यहाँ ऑडिट डिटेल में पढ़ना है, यहाँ ऑडिट पे प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, थ्योरेटिकल कुछ नहीं होता, ठीक है जी। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इतना टाइम तुम्हारे टीचर सोच है, उससे बेहतर है से पढ़ना चाहिए। मैं अभी जब ये सीफैब 6 की रिकॉर्डिंग करवा रहा था, ठीक है, मैंने अभी रिकॉर्डिंग करवाई पिछले 6-8 महीनों में, मैंने इसकी पूरी रिकॉर्डिंग करवाई। मैं भी रिजल्ट के बाद बैच अनाउंस करूंगा, ठीक है ना। जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग करवा रहा था, मुझे हो अंदाजा, मैं सबके वीडियो लेक्चर देख रहा था, लेक्चर्स भी बैठ के सुन रहे हैं, तो मैंने सबके लेक्चर सुने, कराची वालों के भी सुने, लाहौर वालों के भी सुने। 2 एक्सट्रीम्स हैं,
वाले आधा कोर्स पढ़ाते हैं, बाकी नहीं पढ़ाते हैं। कराची वाले एक स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, उसके अंदर से घूम रहे होते हैं, कहाँ निकल जाते हैं, फिर वापस आते हैं कि हम वापस आएंगे, ये खत्म नहीं हुआ, खत्म होता ही नहीं है कभी। ठीक है, सी फाइनल में भी यही चलता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने हिसाब से सारी चीजें खुद लेके चलना। किसी से भी क्लास लो आप, स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सामने जरूर रखना, कंप्लीटनेस खुद इंश्योर करना। मैं आपकी जगह होता, मैं तीसरे कॉम्बिनेशन पे जाता या मैं चौथे कॉम्बिनेशन पे जाता, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता कि लॉ में पहली अटेम्प्ट में दूं। मैं नहीं प्रेफर करता। क्यों? मुझे एक बात पता है कि यार मेरे सामने लॉ का कुरिकुलम सारा डिसाइड हुआ है। ठीक है, मैं आईकैप के एग्जाम एजुकेशन कमेटी में रह चुका हूँ। मेरे सामने उनका ऑब्जेक्टिव जो रखा गया था कि पढ़ाना ऐसे कि यार यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चा कंपनी सेक्रेटरी के लेवल पे जा सके। ठीक है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, उसको सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये प्रोसीजरल लॉ नहीं है खाली यार, इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकल चीजें। मैं अगर लॉ दूंगा तो फिर मैं एफआर और बीएफडी में से एक उठाऊंगा, और अगर मैं लॉ नहीं दे रहा तो फिर मैं एफआर और बीएफडी दोनों उठाऊंगा। साथ में मैं सर ऑडिट उठा लूं या बीएम उठा लूं, मेरी मर्जी। ठीक है जी, सर तेज बच्चा है, एफआर बीएफडी और लॉ भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, पीछे रिजल्ट्स आते हैं उसके। अब आपकी मर्जी है सर, दोनों साथ मैनेजेबल हैं। नहीं बेटा, जब आप एफआर ले रहे होते हो तो फिर बीएफडी आपसे भूल जाता है, क्योंकि जहन में इतनी जगह नहीं होती। बिल्कुल पॉसिबल है यार, हैं? बीएमएस सिलेबस आ चुका है, किताब नहीं आई है, सिलेबस आ चुका है। और मैं आपको बता दूं, बीएमएस के सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग भी है। ठीक है जी, वो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टाइप की चीजें भी हैं उसके बीएम में। ठीक है, हैं भाई? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, देखो हर एक की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। कुछ बंदा कंपटीशन के साथ ज्यादा अच्छा होगा, वो बीएम उठा ले साथ में। बीएम वहां थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है उसमें, तो भाई मर्जी आपकी है। तेज बच्चे एफआर बीएफडी लॉ उठा लो, मेरी तरह के एवरेज बच्चे एफआर बीएफडी बीएम उठा लो, एफआर बीएफडी ऑडिट उठा लो। और जो बच्चा दोनों लेवल पे रहना चाह रहा है तो वो एफआर, लॉ और बीएम या ऑडिट उठा लो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, फिर बीएफडी ना दो। ठीक है जी, अब आपकी मर्जी। बीएम कैफ के साथ, कैफ की तरह का रट्टा है, अब नहीं है। ठीक है, क्या चीज नहीं, बुक के अलावा सब ओपन है। ठीक है, मुश्किल पेपर है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं ओपन बुक सिर्फ आपके पास बीएम नहीं है, बाकी सब ओपन बुक है। ठीक है, एफआर ओपन बुक है, बीएफडी ओपन बुक है, ऑडिट ओपन बुक है। अब फौरन शुरू कर देंगे हम, जैसे रिजल्ट आता है ना। हम इसलिए रुके हुए हैं कि रिजल्ट आ जाएगा ना, तो एक बच्चा फेल हो चुका होगा एक दफा, उसको पढ़ाने में अलग मजा आता है। उसको हम बताएंगे कि डिफरेंस क्या है।